परफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर रिलेशनशिप में फ्लॉज हैं, पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ है, नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं। हमें परफेक्ट के पीछे नहीं भागना, राइट? हमें फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे भागना है। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया नेगेटिव या पॉजिटिव वे में हमारे रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है? सोशल मीडिया को देख के हमने ना अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली। क्या रेड फ्लैग जो होते हैं क्या उन्हें ही टॉक्सिक बोला जाता है? रिश्तों को सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम। माँ बाप को हम तब ज्यादा याद करते हैं और मिस करते हैं जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो हमें लगता है कहाँ जा रहे हैं। जब भी हमें लाइफ में लगता है ना कुछ टर्बुलेंस आई है, कुछ दिक्कत आई है, कुछ ट्रिगर्स आए हैं, हमें हमेशा किसी से बात करनी चाहिए। पार्टनर्स मर्डर कर देते हैं, ये भी बहुत सारे केसेस आए हैं। जब बच्चा एक अपने घर में झगड़े देखता है, गालियां सुनता है, सब कुछ देखता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग ये रखता है दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो जब बड़े होके उसे अपने रिश्तों में झगड़े दिखते हैं, कलेश दिखते हैं, तो उसे लगता है तो नॉर्मल है ना कहीं इन लॉज की वजह से वाइफ और हस्बैंड में प्रॉब्लम आती है। रिलेशनशिप में स्पेस बहुत जरूरी है, और स्पेस का मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी से डिस्टेंस बना रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किस तरीके से अपने रिलेशन को हेल्दी रखें और अलाइव रखें? झगड़ा हमेशा इस बात का होना चाहिए कि क्या सही क्या गलत। झगड़ा इस बात का कभी नहीं होना चाहिए कि तू सही या मैं गलत। हेलो एंड वेलकम टू UNI टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर। क्या एक परफेक्ट रिलेशनशिप होता है? क्या एंगर इश्यूज भी हमारे रिलेशंस को ख़राब कर सकता है? क्या सोशल मीडिया का हमारी लाइफ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है? रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग जैसी कोई चीज़ें होती हैं? क्यों डिवोर्सेस का रेट इतना हाई हो रहा है? आखिर क्यों लड़कियां जॉइंट की जगह न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जाना चाह रही हैं? इन सभी बातों को डिकोड करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, डॉक्टर आद्या कुमार, जो एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर आद्या कुमार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आज आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर मैम। मैम, जैसे हम जानते हैं कि आप एक रिलेशनशिप काउंसलर हैं और मुझे लगता है शायद लाखों लोगों के घर आप बसा चुके हैं। मतलब उनके ऊपर अच्छा एक इम्पैक्ट डाल चुके हैं पॉजिटिव। तो आज मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप की एक डेफिनेशन आपके लिए क्या है? ओह, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और लोग यूजली मेरे से ये सवाल बहुत करते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि सबसे पहले हमें दिमाग से यही निकाल देना है कि रिलेशनशिप की कोई परफेक्ट डेफिनेशन होती भी है, बिल्कुल, या रिलेशनशिप परफेक्ट होता है। तो ना परफेक्ट रिलेशनशिप की कोई डेफिनेशन है, क्योंकि परफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? हर रिलेशनशिप में फ्लॉज हैं, पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ है, नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं। तो हमें ये समझना है कि पहला कि हमें परफेक्ट के पीछे नहीं भागना, राइट? हमें फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे भागना है। तो रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं, बट परफेक्ट वो कभी भी नहीं होता। बट हाँ, एक अच्छा रिलेशनशिप हम किसे कह सकते हैं? एक अच्छा रिलेशनशिप जहाँ रिस्पेक्ट है, एक अच्छा रिलेशनशिप जहाँ प्यार है, एक अच्छा रिलेशनशिप जहाँ आपके डिसीजंस को वही इंपॉर्टेंस दी जाती है जो खुद के डिसीजंस को दी जाती है, एक अच्छा रिलेशनशिप जहाँ ट्रस्ट है, और एक अच्छा रिलेशनशिप जहाँ ग्रैटिट्यूड है। वो एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। बिल्कुल सही बात है मैम। परफेक्ट नाम की तो चीज़ ही नहीं है, बिकॉज परफेक्शन ढूंढेंगे तो मुझे लगता है नोबडी इज़ परफेक्ट। एग्जैक्टली जी। तो मैम, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आप भी जानते हैं पता नहीं कितनी चीज़ें सामने आती हैं और हम लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो क्या आपको लगता है सोशल मीडिया नेगेटिव या पॉजिटिव वे में हमारे रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है? 100%। आई मीन, इफ़ यू आर अ पर्सन जो सोशल मीडिया अडिक्टेड है, जो कि आज की जनरेशन है, तो एक्चुअली वो इम्पैक्ट करता है। हम ये नहीं समझते कि हम जिस इंस्टाग्राम को या जिस डिजिटल मीडिया को हम देख रहे हैं, वहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है, राइट? वहाँ पे रियलिटी नहीं है, वहाँ पे रील है। और हम किसी की रील लाइफ को अपनी रियल लाइफ से कंपैरिजन करते हैं तो दिक्कत आती है। हमारे रिलेशनशिप में चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों की रील देख के या पोस्ट देख के ये समझ रहे हैं कि ओके, दे आर सो परफेक्ट, दे आर गोइंग ऑन वेकेशंस, यू नो, दे आर डूइंग पार्टीज, उनके यू नो सरप्राइजेस मिल रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस मालदीव्स जैसी जगह पर हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि दे आर सो परफेक्ट, लाइक दे आर परफेक्ट फैमिली, दे आर इनटू परफेक्ट रिलेशनशिप। बट
बट अगर इतना ही परफेक्ट सोशल मीडिया का लाइफ होता जिसे देख के हमने अपने घरों में कलेश किए हुए हैं, तो फिर शायद जिन केसेस में जिन पर्टिकुलर कपल्स की शादी आपने धूमधाम से देखी थी, आज उतनी ही धूमधाम से उनके डिवोर्सेस भी आपने देख लिए। तो हमें ये समझना है कि सोशल लाइफ एक फिल्टर्ड लाइफ है और हमारी लाइफ के लेंस में ना कोई फिल्टर नहीं है। तो हमें वो समझना है। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया होगा या अपने घरों में देखा होगा कि लेट्स से हस्बैंड वाइफ है, बहुत गंदा झगड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही डोरबेल बजी एकदम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल, बिकॉज वो शो नहीं करते कि कुछ हुआ है। आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डली है उसके पीछे का BTS कुछ और है? Correct. उसके पीछे भी कलेश हो सकते हैं, उसके पीछे भी झगड़े हो सकते हैं, और कई बार वो सिर्फ दिखाने के लिए, राइट? आप जितने भी सरप्राइजेस देखते हैं ना, then people like shocked, oh my god, birthday surprise, presents, a surprise party, सब कुछ planned है। और हम सोचते हैं कि लाइफ ऐसी चल रही है। तो सोशल मीडिया को देख के हमने ना अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली हैं, ऐसी डिमांड्स बढ़ा ली हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, या हमने अपनी लाइफ के जो रूल्स बहुत सिंपल हो सकते थे रिलेशनशिप के, उन रूल्स को बहुत टफ बना लिया। तो सिंपल रूल कैन बी कि गोलगप्पे खा के भी हम लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं, है ना? अगर मैं रूठी हूँ तो मुझे मनाने के लिए मेरा पार्टनर शायद एक केक या पेस्ट्री भी लेकर आएगा, देन आई विल बी वेरी हैप्पी, और लेट्स से एक सॉरी भी बोल देगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट मैंने वो जो स्टैंडर्ड था वो इतना हाई कर लिया कि फिर रिलेशनशिप में ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो हमें ये समझना है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा फिल्टर है और वहाँ पे सब कुछ हकीकत नहीं है। तो अपने लाइफ का, जीवन का जो आपका किताब है, उसका चैप्टर आप सोशल मीडिया के चैप्टर से कंपेयर ना करें तो अच्छा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है मैम आपने, और आई थिंक काफ़ी यूथ को समझ आएगा। बहुत इजी वर्ड्स में मैम ने समझा दी है इतनी गहरी बात। तो इसी से रिलेटेड मैम मेरा एक और क्वेश्चन है सोशल मीडिया से। एक चीज़ हम सुन रहे हैं रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, जो शायद मैंने अपने टाइम पे तो नहीं सुनी थी और अब तो बहुत आया, ग्रीन फ्लैग चेक कर लेना, रेड फ्लैग चेक कर लेना। तो ये होता क्या है और क्या सच में एग्जिस्ट करता है? एक्चुअली आज तो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट पहले भी करती थी, बट शायद पहले हमने इन चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं दिया। बिकॉज होता क्या था, हमें ही सिखाया गया या हमने ये देखा या हमने ये समझा कि एक प्रोवाइडर है, एक नर्चर है, ये दो ही रोल्स होते थे, इसके अलावा कोई रोल नहीं होता था। हमारी जनरेशन या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को ये समझाया जाता है, समझाया गया इससे शादी हुई है, इसी से निभानी है। हाँ। लड़ो, झगड़ा करो, मरो, गुस्सा करो, प्यार करो, इसी से करना है। आज की तारीख में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए, लेफ्ट स्वाइप से राइट स्वाइप जब हो गया इंसान, तो ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हो गए। प्लस आज की तारीख में कुछ चीज़ों को लेके आज की जनरेशन बहुत अवेयर है, वो समझती है कि क्या है, क्या करना चाहिए। इमोशंस जितने हम पहले संभाल पाते थे, आज हम अपने इमोशंस उतने संभाल नहीं पाते, तो हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आती। तो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग बेसिकली ये है कि पहले भी होता था कि आपका पार्टनर शायद थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट क्योंकि आप में पेशेंस लेवल होता था, आप उसको वक्त देते थे अंडरस्टैंडिंग का। आजकल की जनरेशन इतनी इंस्टेंट नूडल्स पे है कि उसके पास वक्त ही नहीं है किसी को समझने का या अपने इमोशन समझने का। लेकिन हाँ, अभी क्या हुआ, अभी रोल्स चेंज हो गए, अभी प्रोवाइडर भी दोनों हैं, नर्चर भी दोनों हैं, बिकॉज अब दोनों वर्किंग हो गए, दोनों घर से बाहर निकल रहे हैं, तो रोल्स बैलेंस हो गए। लेकिन रोल्स बैलेंस होने की वजह से हम अब ये समझने लगे हैं कि जो अच्छा लगेगा, जो हमारे चेकलिस्ट पे खरा उतरेगा, वो हमारे लिए ग्रीन फ्लैग है, जो चेकलिस्ट पे खरा नहीं उतरेगा वो हमारे लिए रेड फ्लैग है। अगर हम बात करें लेट्स से रेड फ्लैग की, तो रेड फ्लैग में आजकल एक बहुत टर्म फेमस हो रहा है, बहुत चल रहा है पॉडकास्ट पे, मैंने भी बोला है, दैट इज इमोशनल अनअवेलेबल। अब पहले भी पार्टनर सुबह का गया, रात को घर आता था, बेचारा 2 रोटी खाता था, बीवी से बात नहीं करता था और सो जाता था। आज भी है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सबको बात करनी है, अपने इमोशंस को शेयर करना है। तो कहते हैं कि रेड फ्लैग इज वन ऑफ द थिंग जिसमें जो पार्टनर आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो आपके लिए एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग कैन बी जो पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो रेड फ्लैग है, राइट? कि वो आपको जाने अनजाने में, कई बार जानबूझ के, दोस्तों के आगे, अपने फ्रेंड सर्कल के आगे, सोसाइटी गैदरिंग में वो आपको नीचा दिखा रहा है या आपसे बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहा है, तो वो रेड फ्लैग है। अगर आपकी सेल्फ वर्थ पे उसने क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो वो रेड फ्लैग है। तू मेरे बिना कुछ नहीं है, तुझे फैमिली ने कुछ सिखाया नहीं क्या, ठीक है, किस परिवार से आते हो, ना पढ़े लिखे हो ना कुछ है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो ये रेड फ्लैग है।
और ये समझना ज़रूरी, ये रेड फ्लैग्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। जी। वन कैन बी द की मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग पार्टनर है। वो डिसाइड कर रहा है आप सोशल मीडिया पे आओगे या नहीं आओगे, वो डिसाइड कर रहा है आप पार्टीज जाओगे या नहीं जाओगे, वो डिसाइड कर रहा है शादी के बाद आप अपने मायके जाओगे या नहीं जाओगे, वो डिसाइड कर रहा है कि त्यौहार कहाँ मनेंगे, वो डिसाइड कर रहा है आपके सारे पासवर्ड्स, और वो मैनेज कर रहा है आपकी सारी मनी एंड एवरीथिंग वो कर रहा है। तो वो बहुत कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ कि उसको गैस लाइटिंग करना आता है। आप कुछ भी बोल रहे हो ना, उसका जवाब वो यही बोल रहा है कि तुम्हारे दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सरकाज़म है, या अरे ऐसा तुम सोच रही हो, या ऐसा तुम सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैंने बोला कि आप पार्टी में गए थे, आपने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया, विच इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट अ मैसेज, ड्रॉप अ मैसेज, तो बोला अरे नहीं, आप पार्टी में थे, आप बिजी थे, आपने बड़ा एंजॉय किया होगा, आपने मुझे मैसेज नहीं किया। एंड सामने वाला रादर देन सेइंग कि हाँ यार गलती हो गई, मैं मैसेज कर देता तो शायद तुम आराम से सो जाती, ये कहने की बजाय इज़ लाइक तुम्हें क्या लगता है मैं आवारागर्दी करने गया था, तुम्हें क्या लगता है मैं कहीं कुछ और करने गया था। तो दिस इज़ लाइक कि वो आपको मैनिपुलेट करता है। तो ये एक रेड फ्लैग है। वन रेड फ्लैग कैन बी दैट पर्सन इज़ वेरी अब्यूजिव, एंड ऑलवेज रिमेंबर अब्यूजिव सिर्फ फिजिकल नहीं होता, अब्यूजिव मेंटल और इमोशनली भी होता है। अब्यूजिव का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई आप पे हाथ उठाएगा या आपको गाली देगा या कुछ करेगा, वो मेंटल अब्यूजिव भी बहुत बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ अ मेंटल अब्यूज़, कि somebody wants to talk to you and you are not talking to your partner. I don't know, you don't want to resolve, you don't want to communicate कि क्या गड़बड़ हुई है, आप चाहते ही नहीं उससे बात करना, और वो इंसान वेट कर रहा है कि आप उससे बात करो, तो आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये दिखाने के लिए कि मैं बताता हूँ तुझे या मैं बताती हूँ तुझे कि कहाँ गड़बड़ है, रादर देन टॉक। तो ये आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? अगर इन रेड फ्लैग्स को नहीं पहचाना और आप एक ज़िंदगी के सफ़र पे निकल चले, तो हो सकता है आगे जाके आपको दिक्कत होगी, है ना। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इट कैन लीड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी ऑल्सो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, सेल्फ डाउट है, इंसान के अंदर क्या कुछ नहीं आ जाता अगर आपको रेड फ्लैग वाला एक इंसान मिल गया, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो 100% टॉक्सिक है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, और आज की तारीख में ये ज़्यादा समझना होता है, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि आज की जनरेशन ज़्यादा अवेयर है, आज की जनरेशन को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वो बस भाग रही है एक डायरेक्शन में, ठहराव नहीं है, ठहरना नहीं चाहती कहीं भी। दैट इज़ द थिंग। इसके ठीक ऑपोजिट आपके ग्रीन फ्लैग। अगर वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो ग्रीन फ्लैग है। अगर वो आपके एक पार्टनर जो आप टैंट्रम्स भी थ्रो कर रहे हो बट काम है, तो वो ग्रीन फ्लैग है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि एक पार्टनर होता है जो उधम मचाने वाला होता है ना, एसी खराब हो गया, एसी कैसे खराब हो गया, बुलाया नहीं मेंटेनेंस से, बट सामने वाला बोल रहा है अरे ठीक है बाबा, ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। सो दैट मीन्स दैट पर्सन नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस। अगर चैलेंजेस आएंगे लाइफ में तो वो कामली हैंडल कर लेगा। तो दोनों में से एक काम होना चाहिए, ठीक है। आप ग्रीन फ्लैग कैन बी आपके सपनों को सपना समझता है, हॉबीज़ नहीं। वो ये नहीं कहता कि देखना अभी 4 दिन बाद पॉडकास्ट बंद कर देगी, बड़ा नया नया शौक चढ़ा है ना, हाँ। अभी देखना, ऐसा नहीं है। वो आपके ड्रीम्स को वैल्यू करता है, वो आपके सपनों को वैल्यू करता है। ग्रीन फ्लैग जिसके पास जाके आप एक्सपैंड करते हो, आपकी एनर्जी एक्सपैंड करती है, रादर देन आप श्रिंक होते हो। तो ये सारे ग्रीन फ्लैग्स हो सकते हैं। वेरी ट्रू। तो जैसे आपने बताया रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये तो हम एक तरीके से सोच रहे हैं या हम मान सकते हैं कि हम लड़कों के लिए बोल रहे हैं, मेल्स के लिए बोल रहे हैं। तो इसके ऑपोजिट जो फीमेल्स हैं, लड़के भी चेक करेंगे, 100% सेम चीज़ें 100% होनी चाहिए। यस, दिस इज फॉर बोथ। दिस ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग इज नॉट जेंडर बायस्ड, दिस इज फॉर बोथ। रिस्पेक्ट आनी चाहिए, तो फिर रिस्पेक्ट में सब कुछ आ गया। हाँ। दोनों तरफ से रिस्पेक्ट आ गई, दोनों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट आ गई, दोनों के इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट आ गई, दोनों के सपने की रिस्पेक्ट आ गई, दोनों के बैकग्राउंड की रिस्पेक्ट आ गई, और दोनों के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आ गई। राइट। तो वो रिस्पेक्ट में सब कुछ आ गया, एंड दैट इज फॉर बोथ। बिल्कुल। Yes. तो इसी से रिलेटेड है एक टॉक्सिसिटी, okay. कि क्या रेड फ्लैग जो होते हैं क्या उन्हें ही टॉक्सिक बोला जाता है या उसकी कुछ और डेफिनेशन है? नहीं, उसकी डेफिनेशन सेम है। टॉक्सिक यही है। टॉक्सिक क्या है? जिस रिलेशनशिप में आपको घुटन होने लगे, आपको लगे कि आप नहीं हो, आपकी सेल्फ वर्थ जीरो हो गई, अब आपको लग रहा है एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप समझ जाओ आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। ओके, यस, राइट। मतलब आप एक ही घर में हो, एक ही कमरे में हो, बट एसी चल रहा है, आपका एयर प्योरीफायर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ।
यू आर लॉस्ट एवरी टाइम, आपकी एनर्जी ड्रेन्ड है, आपको कमरे में भी लाइट जलाने का मन नहीं करता, आपको कुछ किसी से मिलने का मन नहीं करता, आपको कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, तो आप समझ जाओ आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। ओके। यस। एंड वन मोर थिंग, जैसे हम देख रहे हैं आजकल लड़कियां शादी से दूर भागने लगी हैं, नहीं चाहती, और जॉइंट फैमिलीज़ तो बिल्कुल ही नहीं चाहती, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जाना चाहती हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे मतलब क्या रीज़न हो सकता है? ये दो अलग अलग सवाल हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के हिसाब से। अगर मैं बात करूं लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, तो उसका रीज़न बहुत सिंपल, जैसे हमने अभी शेयर किया। एक तो आज के लड़के भी नहीं करना चाहते, फॉरगेट अबाउट लड़कियां, दोनों ही जेंडर्स नहीं करना चाहते, बट लेट्स से आपने सवाल लड़कियों को लेके पूछा है, तो लड़कियों के बारे में बात करते हैं। लड़कियां क्यों नहीं करना चाहती? बिकॉज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि अब जो रोल्स थे वो चेंज हो गए, राइट? पहले एक नर्चरर था, एक प्रोवाइडर था, अब फीमेल भी प्रोवाइडर है। अब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, वो जॉब कर रही है, वो पैसा कमाती है, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, उसे अपनी कोई स्किल आती है, वो घर से बाहर निकलना जानती है, सारे काम हैंडल करना जानती है। अब उसकी डिपेंडेंसी नहीं है कि पंखा ख़राब हो गया तो किसी को बोलना है पंखा ठीक करने के लिए, लाइक कॉल करेगी, ऑनलाइन बुलाएगी किसी को, ऑनलाइन वो करके, और शी कैन हैंडल इट। गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो भी वो हैंडल कर सकती है, वो शी कैन हैंडल एवरीथिंग। तो उसको ये लगता है जब लाइफ में मैं इंडिपेंडेंट हो गई, पैसा कमा रही हूँ, ठीक है, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है बाहर जाके, मुझे फ्रीडम मिल रही है, मैं अपना करियर, अपनी चॉइस, सब कुछ मेरी है, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, देन वाई टू हैव अ पर्सन एंड अ फैमिली एंड टू कलेश, राइट? फिर लाइफ में क्यों चाहिए? मतलब मेरी लाइफ अगर सब कुछ सही चल रही है तो मुझे किस चीज़ की कमी है? तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि दे आर इनफ, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ये पर्सनल चॉइस है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो ऐसा लगने में कोई बुराई नहीं है। I completely agree कि this is a personal choice, doing a शादी, it's a personal choice. If you feel that I am enough, I don't want a person in my life, I can handle myself, then it's your choice, you can handle yourself. तो इसका पहला रीज़न तो है कि अब घर से बाहर निकल गई हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं, और इसका रीज़न कहीं ना कहीं हमने ही उन्हें दिया, सोसाइटी ने ही उन्हें दिया, क्योंकि उन्होंने जब एक बात समझने की ज़रूरत है। आई रिमेंबर वी वर डूइंग वन ऑफ द पॉडकास्ट एज अ कपल, मी एंड अमित वर डूइंग अ पॉडकास्ट एज अ कपल, और हमसे सवाल किया गया, तो अमित ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि ऐसा क्यों है कि घरों में जहाँ पे फैमिली न्यूक्लियर हो चाहे जॉइंट फैमिली हो, जो कमाता है शुरू से लेकर, जो कमाता है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। वाई? जो कमा रहा है, बाहर जाके काम कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट अलग है, और जो घर में काम कर रहा है, घर परिवार देख रहा है, किचन देख रहा है, राशन देख रहा है, उसकी रिस्पेक्ट अलग है। क्यों? मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो सोसाइटी ने ये डेफिनेशन बना दी कि स्ट्रॉन्ग कौन? जो पैसा कमाता है। पावरफुल कौन? जो पैसा कमाता है। इज्जत किसको मिलेगी? जो पैसा कमाता है ना? हर चीज़ की खुशियों का अधिकार किसको है? पैसा जो कमाता है। डिसीजन किसके माने जाएंगे? पैसा जो कमाता है। तो फीमेल को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया ना हर चीज़ में, जबकि वो बराबरी की। तो अमित ने इतनी खूबसूरत बात यही बोली कि वो भी तो बराबरी की हकदार है। तो हमने पैसा कमाने वाले को पावर दे दी, पैसा कमाने वाले को हमने सब कुछ दे दिया। अब हुआ उल्टा, अब फीमेल को ये समझ आया कि ओके, पैसा मीन्स पावर, पैसा मीन्स रिस्पेक्ट, पैसा मीन्स कि अब डिसीजन में मुझे बिठाया जाएगा कि आओ बैठो और डिसीजन लो। जब उसे ये सारी चीज़ें, प्लस घर से बाहर जाना, बात करना, स्किल्स डेवलप करना, जब ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो नाउ आई विल गो आउट एंड वर्क, एंड नाउ शी इज़ गोइंग आउट एंड नाउ शी इज़ वर्किंग, एंड दैट इज़ द रीज़न दे डोंट वांट टू मैरी। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज़ कि अगर शादी करना भी चाहती हैं और जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए या वो चाहिए, तो ये बेसिकली इसका रीज़न ये है कि एवरी पर्सन, एवरी सिंगल इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू ग्रो देमसेल्फ, राइट, वॉन्ट्स टू टेक डिसीजन बाय देम। उन्हें लाइफ में अब खुद से ग्रो करना है, खुद से आगे बढ़ना है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इंटरफेरेंस होगी हर चीज़ में, डिसीजन लेने में इंटरफेरेंस होगी। घर कैसा होगा आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, कपड़े कैसे होंगे आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आपको इन लॉज के हिसाब से चलना पड़ेगा। खाना वैसा ही आगे भी बनेगा जैसा पिछले 25 सालों से बनता है, आपके जाने से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। उसको लगता है कि घर जाने के बाद डिसीजंस मेकिंग में जो होगा वो मेरा रोल कम हो जाएगा, रादर देन इन लॉज को डिसीजन देना पड़ेगा, प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको लगता है कि इस वजह से चैलेंजेस है। सो इफ़ अ पर्सन वांट्स टू ग्रो, कि मुझे अकेले जीना है,
मुझे अकेले ग्रो करना है, डिसीजंस मुझे खुद लेने हैं, मेरी सक्सेस फेलियर की जिम्मेदारी मुझे खुद लेनी है, मुझे खुद समझना है कि मेरे डिसीजन सही थे या गलत थे, रादर देन वो एक पूरा जॉइंट फैमिली को लेके। तो दैट इज़ द रीज़न मे बी वो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये थॉट सही है? ये थॉट में कोई गलती नहीं है, रीज़न बीइंग कि एक्चुअली ये किस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जहाँ हमें लगता है इन लॉज इंटरफेयर करते हैं या इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहिए या न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहिए, हर किसी के अपने फ़ायदे हैं। न्यूक्लियर फैमिली के अपने फ़ायदे हैं, जॉइंट फैमिली के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन इन फ़ायदों से भी उठ के ऊपर जो एक चीज़ है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनरशिप एंड बॉन्डिंग। अगर उनकी बॉन्डिंग ऐसी है कि कोई हिला नहीं सकता तो कोई हिला नहीं सकता। बट अगर होता क्या है ना कि जब हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग वीक होती है, जब शादी हुई, अब शादी में ये समझना है कि दोनों अब पार्टनरशिप में, अब ये दोनों की कोलैबोरेशन है, अब जिंदगी दोनों की कोलैबोरेशन में चलेगी शादी। तो जब कोलैबोरेशन की बात आती है तो पहले ही हमें कुछ बाउंड्री सेट करनी होती है। कपल्स वो बाउंड्री सेट नहीं करते, तो पहले ही अगर आपने वो इन लॉज के साथ बाउंड्री सेट कर दी कि ओके दिस इज द थिंग, अब ये डिसीजंस हम लेंगे, ये करेंगे, तो और प्यार से आप उनको अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करोगे तो वो कभी आपको मना नहीं करेंगे। जी, क्योंकि आजकल काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, इन लॉज भी, फैमिलीज भी सपोर्ट करने लगी। वेरी ट्रू। मतलब आप ये मान लो, मेरे नज़रिए से अगर आप एक शिप पे सवार हो और आपकी विंड आप लगी हुई, तो उसमें वो 3 लगे हुए होते हैं ना विंड्स, तो पहला विंड हो गया आप, दूसरा विंड हो गया आपका पार्टनर, और तीसरा विंड इज इन लॉज। बिल्कुल। अगर वो आपके फेवर में है और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपकी बोट बहुत तेज चलेगी, लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है या वो बाउंड्री सेट नहीं है तो ऑपोजिट हवा होने की वजह से फिर आपकी नाव डूब भी सकती है। बिल्कुल। तो हमें वो समझना है कि हम वो बॉन्डिंग कैसे बना सकते हैं। वो इन लॉज को भी समझना है, ये वन वे नहीं है रास्ता। बिल्कुल। इन लॉज को भी समझना है और उनको भी समझना है, बट उनके रहने से भी बहुत, आपके बच्चों का ख्याल रखना, आपके खाने का ख्याल रखना, वो आपके काम को, डिसीजंस को रिस्पेक्ट करने लगे हैं, बहुत चीज़ें करने लगे हैं। लाइक माई, इफ आई टॉक अबाउट माई इन लॉज, मतलब किसी चीज़ की रोक टोक है ही नहीं। आपको कुछ भी करना है ओके, आपको ये करना है ठीक है, आपको ये पहनना है ठीक है। शुरू में नो डाउट अबाउट इट, आई विल नॉट लाई बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन अ पॉडकास्ट एंड लाइव, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ प्लैटर में मिला है। इट्स नॉट लाइक दैट। आई वर्कड फॉर इट एंड दे ऑल्सो वर्कड फॉर इट। आई चेंज्ड, दे चेंज्ड, राइट? तो वो थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से हुआ। सो अर्न किया आपने। यस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको कैसे लेते हैं। तो वो बाउंड्री सेट करना कि कहाँ क्या बाउंड्रीज होगी, हम कौन से डिसीजंस लेंगे और कौन से डिसीजंस में हम उन्हें इन्वॉल्व करेंगे। रिस्पेक्टफुली आप उन्हें चीज़ें बताओगे ना, अच्छा लगेगा। हाँ, बिकॉज मुझे भी लगता है कि एक फैमिली है, जब एक हम लोग आपस में अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो दैट विल बी मतलब मोर वंडरफुल कि हम सोचे नहीं हम तो पहले ही न्यूक्लियर में जा रहे हैं। हाँ, अगर बाउंडेशंस हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सपोर्टिव नहीं है, तो आप जाइए न्यूक्लियर में। लेकिन इनिशियली आप ये स्टेप मत लीजिए कि नहीं हमें तो न्यूक्लियर में ही जाना। मेरा ये मतलब सोचना है, बाकी तो सबके अपने अपने डिसीजंस हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी। तो जैसे आप ये बता रहे हैं, राइट, आपको क्या लगता है कि जैसे आप भी मैरिड हैं, मैं भी मैरिड हूँ, कहीं ना कहीं इन लॉज की वजह से वाइफ और हस्बैंड में प्रॉब्लम आती है? मैंने कहा ना, अगर बॉन्डिंग वीक है तो 100% आएगी। तो उस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? बिकॉज नो मैटर या नो डाउट कि जो हस्बैंड है कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर पेरेंट्स के लिए होता है और होना भी चाहिए। वेरी ट्रू। जी, तो उस चीज़ को हम कैसे हस्बैंड के साथ उनको ये चीज़ समझाएं कि उतनी ही रिस्पेक्ट हमें भी दो, बिकॉज हम आपके पार्टनर हैं। जितने आप पेरेंट्स को दे रहे हो, पेरेंट्स को भी दो और हमें भी दो। तो क्या हम ऐसा करें कि हस्बैंड थोड़ा बैलेंस कर पाए, या हस्बैंड ऐसा क्या करे कि वो बैलेंस कर पाए? आप दोनों के लिए टिप दीजिए। ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शादी के इनिशियल फेज़ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें कैसी चीज़ें हैंडल करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल, इसमें ना बहुत सारे रोल होते हैं। पहला तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हनीमून पीरियड हमारा चल रहा था वो ख़त्म होगा, आज नहीं तो कल होगा। यू नीड टू एक्सेप्ट कि ये वक्त बदलेगा। आई मीन पहले आप जिस सिचुएशन में थे, आप सैटरडे संडे मिलते थे, आप अच्छी अच्छी बातें करते थे, आप मूवी जाते थे, आप एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करते थे। आज वो कॉन्वर्सेशंस बदल गई हैं।
घर में आटा नहीं है, राशन आएगा, बिजली का बिल देना है, ये देना है, वो देना है, रेंट अपार्टमेंट है तो रेंट देना है फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस जाना है, ये करना है, ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो ये जो हैप्पी गो लकी वाला टाइम है ना, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये एक्सेप्टेंस है कि वक्त बदलता है, तो वक्त के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं इन लॉज की साइड से बोलूँ, राइट, उन्हें ये समझना है, आई एम श्योर बहुत सारे समझते हैं और बहुत सारों को समझने की ज़रूरत है। उन्हें ये समझना है कि एक नए परिवार का हिस्सा आया है, आप उसे परिवार में रिस्पेक्ट दोगे, टाइम दोगे, तो वो बदलेगा। ठीक है, प्यार से क्या नहीं होता, प्यार से सब कुछ हो सकता है। तो आप उसको प्यार दीजिए, उसको वो रिस्पेक्ट दीजिए, उसको घर के डिसीजंस में इन्वॉल्व कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम दीजिए अपने बच्चे की तरह, है ना। बिकॉज एक दिन में इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक दिन में तो उसकी दीवारों से भी दोस्ती नहीं होती। शादी के बाद उसे घर से दोस्ती करने में बहुत टाइम लगता है, तो पेरेंट्स से भी दोस्ती करने में, वो अपनापन आने में टाइम लगेगा। लाइक आई रिमेंबर आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ काजोल, and when she said, I was literally shocked, but I was connected with her कि yes, she is saying true. I mean, उसने बोला कि मैंने बहुत टाइम तक अपनी मदर इन लॉ को मम्मी नहीं बोला। I used to call her auntie, and I was shocked that why she is saying this. But जब उन्होंने वो explanation दी कि एक्चुअली अगले दिन से मम्मा कैसे आ जाएगा, इट विल टेक टाइम, तो उसको वो टाइम प्रायोरिटी पे देना और टाइम देना और उसको वो प्यार देना, वो इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम के साथ सब कुछ हील होता है, लेकिन टाइम भी आप ये सोचिए कि वो कोई गाइडलाइन नहीं है कि 6 महीने में हो जाना चाहिए, साल भर में हो जाना चाहिए। इट कैन टेक 2 years, 3 years, 6 months, एंड मे बी आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि शायद 3 महीने भी ना लगे। नाउ कम्स टू हस्बैंड, जिसका सबसे ज़्यादा सैंडविच बनता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल है दैट इज़ हस्बैंड का। रीज़न बीइंग कि हस्बैंड को अब फैमिली को भी बैलेंस करना है और अपने पार्टनर को भी बैलेंस करना है। इंपॉर्टेंट क्या है? पहला, कि कोई भी पार्टनर अगर आपका लेट्स से ये कंप्लेन कर रहा है दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग, आपको उसे सुनना है, आपको उसे समझना है, उसको रिजॉल्व करना है। मैक्सिमम हस्बैंड्स क्या करते हैं कि ओके मम्मा तो ऐसी हैं, इग्नोर कर, इधर से सुन, इधर से निकाल दो, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। वो बहुत टाइम अपने पार्टनर को ये बोलते हैं कि इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। आपको, क्योंकि वो नए घर में आए हैं, नए एनवायरनमेंट में आए हैं, तो आपको उन्हें वो कंफर्ट देना है, आपको समझना है। हो सकता है वो भी अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे टोन से, सरकाज़म से या प्यार से या खाने से, किसी भी चीज़ से, वो हो सकता है उन्हें टाइम लगेगा। तो पहला हस्बैंड्स को ये समझना है कि आपको अपने पार्टनर को सुनना है, 100% अटेंशन दे के। कई बार मैंने देखा हस्बैंड्स कहते हैं अरे तुम कितनी कंप्लेनिंग हो, मुझसे मत बोलो। एग्जैक्टली तो ये कहना कि एक ये कहना कि तुम कितनी कंप्लेन करती हो, दूसरा ये कहना कि इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। एंड थर्ड थिंग विच आई हर्ड इन माई फैमिली एज वेल कि हमने अपने रिलेटिव्स में भी किसी को देखा है कि खुद से सॉर्ट कर लो। अरे वो दोस्ती ही नहीं हुई भैया अभी तक कि हम खुद से सॉर्ट कर सके, वो रिलेशनशिप का लेवल आया ही नहीं है कि हम खुद से सॉर्ट करें। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, हम लाइफ में जब हम शादी करने वाले होते हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, हम अपने पार्टनर की ना बड़ी तारीफ करते हैं अपने पेरेंट्स के जाके, है ना, कि मम्मा इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है ना, बहुत अच्छा कमाती है, इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, क्या संस्कार है, मतलब पूजा पाठ में भी है, अच्छा रिस्पेक्ट है, अच्छा वैल्यू सिस्टम है, सब कुछ अच्छा है। जैसे ही शादी हुई खत्म। वाई? इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप जो ब्रिज आप अपने पेरेंट्स और अपने पार्टनर के बीच में बनते हो ना, ये सारी जिंदगी का है, ये सिर्फ शादी के टाइम तक का या उसके बाद खत्म नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अ ब्रिज बिटवीन योर पेरेंट्स एंड योर पार्टनर, एंड यू शुड नो एंड यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि कौन सी बात पहुंचानी है और कौन सी रोक लेनी है अपने तक। तो ये स्मार्टनेस आनी चाहिए। हम क्या करते हैं ना, हम वो ब्रिज बनना छोड़ देते हैं। यू हैंडल हाँ हो, आपने दोस्ती नहीं कराई, आपका छोटा बच्चे होते हैं, टॉडलर मेरे हैं लेट्स से, तो अब मैं किसी से मिलवाऊंगी तो मुझे वो दोस्ती करानी पड़ेगी, वो कंफर्ट जोन देना पड़ेगा, वो कंफर्ट जोन देना पड़ेगा। उनको नहीं आएगा। किसी नए घर में मैं उसको लेकर जाती हूँ तो उसको नहीं कंफर्ट आता किसी के यहाँ जाके, इट टेक्स टाइम। सिमिलरली उसे भी लगे, तो वो ब्रिज ना हमेशा होना चाहिए। मैं आई वाज शेयरिंग विद समवन, पॉडकास्ट पे मैं शेयर कर रही थी कि आज भी इट्स बीन 12 to 13 years ऑफ माई मैरिज, बट आज भी अगर अमित मेरे घर जाएंगे तो सेम रुतबा है, मतलब सेम। Who handle it and who maintained it? You.
एग्जैक्टली सिमिलरली विद अमित। तो आज भी जो मेरा रिस्पेक्ट है, जो मेरे मतलब रिलेशन का रिस्पेक्ट है, मैं अमित के घर में भाभी भी हूँ, सब कुछ हूँ, है ना, डॉटर इन लॉ भी हूँ, भाभी भी हूँ, तो उसका रिस्पेक्ट है आज भी मेरे को भाभी जी करके, जो छोटी वाली हैं वो भाभी जी करके ही बुलाती हैं, वो कहीं ख़त्म नहीं हुआ। और जरा सा भी लगता है कि कुछ है तो वो हमें पता है कितना ब्यूटीफुली हम हैंडल कर सकते हैं, तो वो ब्रिज बनना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स टू द फीमेल पार्ट। फीमेल को क्या समझना है, ये एक्सेप्ट करना है आपको भी कि वक्त लगेगा। आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपको बेटी जैसा ट्रीटमेंट मिले और आप ट्रीटमेंट माँ जैसा ना दो तो इट विल बी डिफिकल्ट, है ना। तो कभी लगे ना गुस्सा भी हो गए या कुछ हो गए, जैसे एग्जाम्पल, हमारे माँ बाप ने कितनी बार हमें गुस्से में घर से निकाला है, बहुत बार, और कितनी बार गुस्से में बोला घर से निकल जाओ, शक्ल मत दिखाना, बट कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो अगर इन लॉज ने भी डांट के गुस्से में एक बात बोल दी, इट्स ओके, है ना। तो जैसे अपनी मम्मी के बिल्कुल चिपक के गले लग के मना लेते थे, उन्हें भी मना लो ना, है ना। एक बात है, कई बार लगता है कि मैंने बोला उन्होंने समझी नहीं, इट्स ओके। अपनी मम्मा को भी तो कितनी बार बोला, वो भी नहीं सुनती थी एक बार में। अपने पापा को किसी सपने को पूरा करने के लिए कितनी बार बोला, वो भी नहीं सुनते थे। तो सिमिलरली आप अपने इन लॉज को बोल लो ना, ठीक है। प्लस जैसा आप उन्हें ट्रीट करते थे, आज आप क्या खाओगे, आज हम कहीं घूमने चलते हैं, ये छोटे छोटे जेस्चर्स आप करना तो शुरू करो। हाँ, आपने कर लिया, आपको 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, 1 साल हो गया, आपको नहीं रिजल्ट आ रहे, तब आपको समझना है कि ठीक है, एक काम करते हैं, अभी भी रिश्ता तोड़ने की बात नहीं हो रही, ओके, कहाँ से इम्प्रूव करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, तो ये समझने की ज़रूरत है। मैम जैसे अब आप बहुत ही ब्यूटीफुल बातें बता रहे हैं, बट स्टिल ये इतना एक बड़ा टॉपिक है जिस पे हम जितनी बातें करें कहीं ना कहीं मतलब कमी लगती है। अभी भी मैं शायद इतने साल हो गए हैं शादी को, बट स्टिल बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती हैं, रिलेशंस नहीं हैंडल हो पाते। कहीं कितनी भी कोशिश कर लें, मतलब ये मैं अपनी बात नहीं करी, हम एक फीमेल जो है, हम कितनी कोशिश कर लें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो उसको हम क्या मैनिपुलेटिव हो जाएं, हम क्या करें कि हम उन रिलेशंस को बैलेंस कर पाएं? बैलेंसिंग इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। और आई डोंट नो हाउ टू से दिस, और शुड आई से दिस और नॉट, बट मैंने एक चीज़ गांठ बांध ली है, करेक्ट, कि देयर इज नो क्राउन इन दिस वर्ल्ड ऑफ सुपर वुमेन। सो ट्रू। मैंने ये एक्सेप्ट कर, तो लाइफ में जो क्राउन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे वो चाहिए ही नहीं। लाइफ में कोई अवार्ड ऐसा बना ही नहीं है, बेस्ट बीवी, बेस्ट बहू, बेस्ट माँ, बेस्ट बेटी का जब कोई अवार्ड बना ही नहीं, तो मुझे ये अवार्ड चाहिए नहीं। मैं लाइफ में उस चीज़ के पीछे भागूँ ना जो एग्जिस्ट करती है। लाइफ में जब ये अवार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो पहली बात मैं उनके पीछे भागती नहीं। दूसरा, किसी ने एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात बोली है, और मैंने कहीं कोटेशन भी पढ़ी थी, इफ़ यू वांट टू कीप एवरीवन हैप्पी, सेल आइसक्रीम। क्योंकि यही एक तरीका है कि आप सबको खुश रख सकते हो, अदरवाइज आप सबको खुश नहीं रख सकते। आप कितना ही बैलेंस करो, जैसे लाइफ में आप सब कुछ साथ लेके चलो, बट कुछ ना कुछ तो छूटेगा। सिमिलरली आप बैलेंस कितना ही करने की कोशिश कर लीजिए, कमी कहीं ना कहीं रहेगी, क्योंकि पूरा किसी को नहीं पड़ता। आज मैं सोचूं, देयर आर फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स जो हमारे सेशंस में आती हैं, देवर लाइक हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, बट बच्चों की वजह से टाइम नहीं है, इनको भी देखना होता है, उनको भी देखना होता है। मैंने कहा ये तो कभी पूरा नहीं होगा। आप मरते दम तक भी, जब लास्ट अपनी सांसें ले रहे होगे ना, तब भी आपको रहेगा गैस खुली रह गई, ठीक है। जब लगेगा ना यमराज सामने खड़ा है, या लेट्स से आप अच्छे कर्म किए हैं तो आप स्वर्ग में जाओगे, तो पता है ना आपको जब लेने आए हैं, तो तब भी आपको लगेगा अरे गैस रह गई, अरे उनकी एसिडिटी की दवाई रह गई, ठीक है, अरे मैंने पानी नहीं भरा, अरे मैंने AC स्विच ऑफ नहीं, अरे गीजर ऑन रह गया, ये तब भी चलेगा। तो आप सब कुछ परफेक्टली नहीं कर सकते। तो जैसे परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं, ऐसे कोई बैलेंसिंग रिलेशनशिप में नहीं होती। बट हाँ, आप जिसको जितना दे रहे हो, आपके हाथ में सिर्फ क्या है, आप जिसको जितना दे रहे हो वो दिल से दो, पूरी एनर्जी से दो, आधे मन से मत दो। अगर आपको एक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी एक रिश्ते को टाइम देना है और आपके पास 2 घंटे नहीं है, आपके पास 1 ही घंटा है, इट्स ओके, एक दो बट अनडिवाइडेड दो, एक दो पूरी एनर्जी से दो, एक दो शिद्दत से दो। तो वो शिद्दत से जब निकलेगा ना, दिल से निकलेगा, तो दिल तक जाएगा। आज मैं उतना टाइम शायद अपनी फैमिली को नहीं दे पाती, देती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ, सारे फेस्टिवल्स पे मैं उनके साथ होती हूँ, बर्थडेज एनिवर्सरी पे होती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे मैं नहीं अवेलेबल हूँ, कुछ असाइनमेंट्स हैं, कहीं बाहर हूँ, कुछ है, लेकिन किसी को कंप्लेन नहीं है मुझसे, किसी को कंप्लेन नहीं है। मतलब एक बहुत छोटी सी बात मैं बोल रही हूँ, बहुत अजीब भी है,
बट जस्ट याद आई इसलिए शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आज हम दिल से बात कर रहे हैं, तो मुझे हमेशा लगता है बात दिल से निकलती है तो दिल तक ज़रूर जाती है. तो एक छोटी सी चीज़, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम इन माई मायका, आई डोंट पिक अप एनीबडीज कॉल. अच्छा. राइट. अंटिल एंड अनलेस वो अर्जेंट है. इफ आई एम एट ससुराल, आई विल नॉट पिक अप एनीबडीज कॉल. इट्स वेरी क्लियर. करेक्ट. जैसे त्योहार भी होता है, तो त्योहार पे मेरा सुबह का टाइम इन लॉज के साथ होता है, शाम का टाइम मेरी फैमिली के साथ होता है. मायके में हम ऐसी फेस्टिवल मनाते हैं. हमारे सारे फेस्टिवल्स फिक्स हैं एक्सेप्ट दिवाली. दिवाली पे मैं अपने घर पे पहले जाती हूँ और ससुराल में मेरी दिवाली होती है. बट लेट्स से राखी है या लेट्स से होली है, तो सुबह ससुराल, शाम को मायका. तो जैसे ही मैं इन लॉज के पास जाती हूँ, मेरे घर पे ये मैसेज चला जाता है, आई एम एट माई इन लॉज. ओके. करेक्ट. अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी है. तो ये बहुत क्लियर है. तो इफ आई एम देयर, आई एम 100%, एंड इफ आई एम देयर, आई एम 100%. हाँ, टाइम कम हो सकता है, मैं कमिट नहीं करती कि मैं पूरा दिन. दिस इज कॉल्ड परफेक्ट बैलेंसिंग. यस, ये दिस कैन बी अ ट्राइंग ऑफ बैलेंसिंग. परफेक्ट पता नहीं उन लोगों को कितना परफेक्ट लगता है, बट मेरी ये कोशिश रहती है कि जिस भी रिलेशनशिप को आप वक्त दे रहे हो, आप कम दो, ज़्यादा दो, बट अनडिवाइडेड दो, शिद्दत से दो. और ये पर्दा हटा दो कि परफेक्ट होता है या आपको ये क्राउन जीतना है सुपर वुमेन का या बेस्ट बहू, बेस्ट बेटी का. एग्जिस्ट नहीं करते. कोई ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल सही. कोई ज़रूरत नहीं है. जी. तो जैसे अभी हमने देखे हैं बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं. अतुल सुभाष हो गया जिन्होंने सुसाइड कर लिया कि वाइफ ने टॉर्चर किया. एक वो ब्लू ड्रम वाला केस था कि हस्बैंड का मर्डर कर दिया. इस तरीके के कई बैक टू बैक केसेस आए हैं. अभी निक्की आया है कि डाउरी के लिए जला दी गई. तो आपको क्या लगता है कि इतना हम बातें कर रहे हैं, इतनी अवेयरनेस आ गई है, स्टिल वो क्या माइंडसेट होता होगा कि इस एक्सटेंट तक पहुंच जाते हैं कि पार्टनर्स का मर्डर करने पे आ गए? ये बहुत शॉकिंग रियलिटी है और ये ज़्यादा सामने इसलिए आ रही है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया. होता तो पहले भी था. होता पहले भी था, करेक्ट है, होता पहले भी था, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से ये ज़्यादा हाइप है. बट सी साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें ना, तो इनके माइंड में ना बहुत कुछ चलता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ना तो ये किसी से बात करते हैं, है ना, बात करके एक्सप्रेस करना, बात करना कि क्या चल रहा है दिमाग में, क्या नहीं चल रहा, या बात किया गया है जिससे भी तो वो अनहर्ड रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया या ध्यान से सुना नहीं. ये कोई तरीका हो सकता है. ठीक है, उन्होंने बेसिकली ना खुद उन्हें शायद नहीं समझ में आ रहा कि उनके अंदर चल क्या रहा है. वो इमोशनली इतना ज़्यादा पाइलअप हो गए ना, इतना ज़्यादा पाइलअप हो गई है ना चीज़ें, वो वायरिंग इतनी हिल गई है उनके इमोशंस की, अगर मैं साइकोलॉजिकल बात करूँ, कि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. तो कहते हैं आज थेरेपी हो गई, पहले थेरेपी नहीं थी. राइट. तो हम कभी बेस्ट फ्रेंड से बात कर लिया, कभी किसी से कर लिया, कभी किसी से कर लिया. आज भी ये है कि ज़रूरी नहीं है हर लोग थेरेपी पे जा रहे हैं. तो मेरा ये कहना है कि आप किसी से बात करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और शादी करनी है तो पसंद से कर लो, और नहीं करनी तो नापसंद वाली तो बिल्कुल भी मत करो. रादर देन टेकिंग इतना बड़ा स्टेप, है ना, कि चाहे हम खुद को हार्म कर रहे हैं या हम दूसरे वाले को हार्म कर रहे हैं, हम खुद को सुसाइड कर रहे हैं, देन सामने वाले को हम मर्डर कर रहे हैं. इस स्टेज तक जाने में आपने किस इमोशन से आप गुजरे हो, मतलब आप में उसमें आपके हार्मफुल इमोशंस आए हैं, आपको क्रिमिनल इमोशंस आए हैं, आपके हर तरह के इमोशंस आए हैं. तो वो समझना बहुत ज़रूरी है. और ये प्रॉपर प्रैक्टिस से हो सकता है, किसी से बात करके हो सकता है. बेसिकली मुझे इन केसेस में क्या लगता है कि बात किसी से की नहीं, करेक्ट. तो पहले तो किसी से बात नहीं करी. दूसरा, अगर इस बारे में पार्टनर से भी बोला तो शायद उसने भी ध्यान नहीं दिया, उसने भी समझा ही नहीं. जब आप एक पार्टनर डिसाइड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस अगर समझते हैं, आई डोंट नो कितनी रियलिटी है, मेरे ख्याल से आपको भी उतनी 100% सच्चाई हमें नहीं पता जितना सोशल मीडिया पे पता. तो ये अतुल वाला जो केस है फॉर एग्जांपल, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान इमोशनली कितने टर्बुलेंस से गुजर रहा है, उसके इमोशंस कितने ऊपर नीचे जा रहे हैं, उसका जो मेंटल लेवल है वो किस स्टेज पे पहुंच गया कि वो ऐसा क्राइम कमिट कर रहा है. बिकॉज सुसाइड करना इज क्राइम ओनली. बट हमें क्या और समझने की ज़रूरत है कि दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो उन्होंने किसी को अपने इमोशन समझाने की कोशिश नहीं करी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हमें लाइफ में लगता है ना कुछ टर्बुलेंस आई है, कुछ दिक्कत आई है, कुछ ट्रिगर्स आए हैं, हमें हमेशा किसी से बात करनी चाहिए. आज के ज़माने में काउंसलर्स आ गए हैं, आज के ज़माने में थेरेपिस्ट आ गए हैं, बट दैट डजंट मीन हर कोई थेरेपिस्ट अफोर्ड कर सके या जा सके या उतना ट्रस्ट कर सके. लेकिन क्या आपके पास एक बेस्ट फ्रेंड है, क्या आपके पास एक मम्मा है, क्या आपके पास एक सिस्टर है, क्या आपके पास एक अच्छा दोस्त है जिसे आप बात कह सको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर ये कही गई है तो पहला तो आपको करनी है. अगर ये कही गई, फॉर एग्जाम्पल अतुल सुभाष जी के केस में, तो ही मस्ट बी अनहर्ड.
द वे ही वॉन्टेड टू बी हर्ड। तो जैसा वो चाहते थे कि उन्हें सुना जाए, समझा जाए, उनके इमोशंस को वैलिडेशन मिले, वो वैलिडेशन नहीं मिला। बहुत लोग क्राइम कब करते हैं, या बहुत लोग गलत कब सोचते हैं, या बहुत लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, जब उनकी किसी इमोशंस को वैलिडेशन नहीं मिलता। लेकिन आप एक बार उनको वैलिडेट कर दो ना, तो देखो वो किसने उससे पिघल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं, और आप अपने पार्टनर को जाके कुछ भी बोल रहे हैं, और सामने से आपका पार्टनर बोल रहा है कि आई कैन अंडरस्टैंड योर हर्ट, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, तो वो इंसान आधा खाली हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है, उसके जितने भी उसके बॉडी केमिकल्स हैं वो शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो रहा है, तो सोचिए कि उसका माइंडसेट किस लेवल पर है कि उसने ये कमिट किया। और ये ना सेकंड्स का खेल होता है। सुसाइड कमिट करना या कुछ करना, ये चल बहुत टाइम से रहा होता है अपने अंदर, लेकिन ये सेकंड्स का खेल होता है। तो इस केस में ना मतलब वही है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, आप खत्म कर दो, आप वो स्टैंड ले लो किसी भी तरह से। वो स्टैंड लेना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन अपनी लाइफ खत्म करना। ठीक है, आपके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, आपका बच्चा है, आपकी एक लाइफ आप पीछे छोड़कर जा रहे हो, वाइफ को छोड़ के तो सब कुछ छोड़ के जा रहे हो ना, तो आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आप इतने आप उस पार्टनर के लिए सुसाइड कर रहे हो जिसने आपके बारे में नहीं सोचा, जो आपको टॉर्चर कर रहा है। एग्जैक्टली, तो आपने उसके लिए अपनी जिंदगी खत्म कर ली, वो तो जीत गई, वो जीत गई। वेरी ट्रू। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो माइंडसेट है ना, ये बहुत एक लेवल पे ऐसे चला जाता है कि हम शायद अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते, हम अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते। इसलिए कहते हैं आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एआई समझना, इमोशनल इंटेलिजेंस समझना, बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो इमोशंस को समझना, इमोशंस को समझाना, ये भी आर्ट है और ये सीखनी पड़ेगी। एम्पैथी आप कब लाते हो? आप तभी ला पाते हो जब आप अपने इमोशन समझाना जानते हो, आप इमोशन समझना जानते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया कि एक इमोशनली कोई अनअवेलेबल है तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन जैसे जो पार्टनर्स मर्डर कर देते हैं, ये भी बहुत सारे केसेस आए हैं। Correct. जो अभी हमने देखे हैं कि फीमेल्स को जला दिया गया डाउरी के लिए, या अब भाई नहीं निभानी शादी, छोड़ भी नहीं पा रहे तो चलो कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं, या ब्लू ड्रम केस, वो ब्लू ड्रम ही हो गया। Correct. तो उसमें किस एक्सटेंट तक वो मेंटली मतलब उनका दिमाग जाता होगा कि इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। I mean, वही जैसे हमने बोला ना कि मेंटल हेल्थ इनकी ठीक नहीं होती, बिल्कुल ठीक नहीं होती, बिकॉज नाइदर दे आर टॉकिंग टू देमसेल्व्स नॉट दे आर टॉकिंग टू समबडी एल्स, और ना वो आपस में बात कर रहे हैं। और अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उनका किस लेवल का वो टॉर्चर चल रहा है, कनेक्शन चल रहा है। जैसे हमने बोला ना कि जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हो, आप उससे अपने ड्रीम्स शेयर करते हो, अपना फ्यूचर शेयर करते हो, तो वो पलट के क्या जवाब देता है। अगर आपका पार्टनर बात कर रहा है, बाई चांस आपका होने वाला पार्टनर है, और जब आप उससे कॉन्वर्सेशन करते हो और वो ये बोलता है कि पेरेंट्स के बारे में कुछ गलत बोलता है, तो एकदम से आपको ट्रिगर होता है कि ओके, अगर ये अपने पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट मुझे समझ में आ गया कि कल को मेरे पेरेंट्स की भी कितनी रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इन केसेस में जब आप ये प्लानिंग कर रहे हो अपने होने, क्योंकि एक केस में तो पार्टनर ही इन्वॉल्व था ना, मतलब जिससे शादी होनी थी, वो रघुवंशी वाले केस में तो उसका बॉयफ्रेंड ही इन्वॉल्व था। जी जी। तो क्या पलट के आपको रिवर्ट मिल रहा है? उसने बोला इसे ख़त्म कर देंगे और हम जिंदगी जिएंगे, और वो बोल रहा है हाँ करते हैं। आपको ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा? तो आप सोचो कि आपकी मेंटल हेल्थ किस लेवल तक की हिली हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें किसी भी चीज़ के खराब विचार कब आते हैं? जब हमारी मेंटल हेल्थ हिली हुई होती है। उसका सल्यूशन क्या है? उसका सल्यूशन सिर्फ एक है, बात करना, उस पर काम करना और स्टैंड लेना लाइफ में, रादर देन अपनी लाइफ हार्म करना और किसी और की हार्म करने से बेटर है आप लाइफ में स्टैंड लीजिए, और पहले ले लीजिए प्लीज़। और स्टैंड लेने का मतलब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना नहीं होता जी, बिल्कुल भी नहीं। बट जैसे आप कह रहे हैं किसी से बात कीजिए, अनहर्ड रह जाते हैं। स्टिल हमने अभी भी देखा है बहुत लोग हैं जिनके पास कोई नहीं होता, उन्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो क्या उन्हें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल हेल्प लेनी चाहिए। आपको ये समझना है पहला कि लोग थेरेपिस्ट को पता नहीं क्या समझते हैं, काउंसलर को क्या समझते हैं। पहली बात तो कि थेरेपिस्ट का जो रूम होता है ना, वो आपका सबसे सेफ जोन है। वहाँ पे आप सुने जाते हैं बिना किसी जजमेंट के। इसमें मैं एक चीज़ जो मुझे लगता है मैं आपको बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है जो एक एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं या मेंटल जो इश्यूज़ हैं, उसको कोई भी एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहता। कोई ये मानता ही नहीं है बीमारी है या हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमें एंग्जाइटी है, हमें डिप्रेशन है, तो इसीलिए शायद लोग काउंसलर्स के पास नहीं जाते। एंड काउंसलर भी इट इज़ लाइक अ डॉक्टर, वो आपके दिमाग का डॉक्टर है, आपको सुन रहा है। जो मुझे लगता है, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये एक्चुअली है कि मैंने ये मान लिया, मैंने खुद को देखा
मैंने अपनी बॉडी को देखा, अपने बॉडी वेट को देख लिया, मुझे लाइफ में वेट कम करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक चैलेंज लगा अपनी बॉडी के साथ, मुझे वेट कम करना है। वेट कम करने का पहला स्टेप क्या है? एक्सेप्टेंस कि मेरी बॉडी का वेट ज़्यादा है। True. मेरे अंदर अगर कोई भी तकलीफ है तो एक्सेप्ट करना कि इसका रूट कॉज ये है। करेक्ट है? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आज मुझे एंजाइटी है या मुझे डिप्रेशन है या मुझे नींद ठीक से नहीं आ रही है, कुछ हो रहा है, तो सबसे पहला क्या होता है, ये एक्सेप्ट कि ओके हम क्या उसके ना ट्रिगर्स ढूंढते हैं कि ये क्यों ट्रिगर हो रहा है। तो पहले तो वो ट्रिगर्स समझने बहुत ज़रूरी है। अब लेट्स से मैंने वो ट्रिगर समझ लिए कि नींद पूरी नहीं होती इसलिए मुझे ट्रिगर होता है, मुझे पूरी रात टॉडलर को देखना होता है इसलिए मेरे को ट्रिगर होता है, या मैं इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक हूँ कि मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को प्रॉपर डाइट का टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मेरे जो मूड स्विंग्स हैं वो ट्रिगर कर रहे हैं। पहले मैंने अपने ट्रिगर समझ लिए, अब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि बॉस दिक्कत है, नाउ आई नीड टू चेंज, एंड थर्ड विल आई टेक एक्शन अबाउट इट। सिमिलरली इसमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि हाँ है, ये दिक्कत है। अगर मेरे मूड स्विंग्स हैं तो एक्सेप्ट करो कि मूड स्विंग्स हैं, है ना? हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मूड स्विंग्स है। अगर आपको लगता है आपका नेचर कंट्रोलिंग है, देन एक्सेप्ट कि मेरा नेचर कंट्रोलिंग है। अगर आपको बात बात पे गुस्सा आता है और कई बार मन करता है कि मैं ये सब इस कमरे में जो दिख रहा है मैं उठा के फेंक दूँ, एक्सेप्ट कि आपको एंगर इश्यूज हैं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, देन यू हैव टू टेक अ सेकेंड स्टेप दैट यू नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर, अंडरस्टैंडिंग दिस एंड कीपिंग इन योर माइंड कि वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपका सेफ स्पेस है। करेक्ट? वो जजमेंटल नहीं होगा, वो आपका सेफ स्पेस है, वो आपको चीज़ें बताएगा कि क्या करनी चाहिए। अगर आपके पास दोस्त नहीं है या कोई रिश्तेदार नहीं है या बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। और आपको ये समझना चाहिए और आपको ये शाबाशी, रादर देन ये सोचना कि लोग आपको जज करेंगे, आपको खुद को शाबाशी देनी है कि आपने अपने लिए लाइफ में इतना ब्यूटीफुल डिसीजन लिया, दैट यू रियली वॉन्ट टू हील योर सेल्फ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो हम ये सोचते रह जाते हैं लोग क्या कहेंगे, आप ये नहीं सोच रहे हो आपके अंदर का इंसान आपको क्या कह रहा है, वो बहुत समझना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। यस। अब हम ये बात करें पार्टनरशिप की, बट स्टिल अभी भी वही बात है कि साथ रहेंगे तो झगड़े तो होंगे ही होंगे। Yes. तो आपका क्या मानना है कि जो हमारे आगे बच्चे होते हैं उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का? तो यस, जैसा कि आपने बोला कि बच्चों पे असर जाता है, 100% जाता है। हम हमेशा एक बात बोलते हैं, हमने किताबों में पढ़ी है और ये बात फैक्ट भी है कि एक बच्चे का जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो 7 से 8 साल की उम्र तक डेवलप होता है। जो भी वो अपने आसपास देखता है, अपने सराउंडिंग्स में देखता है, उसका डायरेक्ट असर उसके साइकोलॉजिकल माइंड पे, उसकी अपब्रिंगिंग पे, उसकी कंडीशनिंग पे जाता है। अब आप ये सोचिए उस बच्चे ने जो अपने घर में देखा है वो एक्चुअल डेफिनेशंस जिंदगी की पहली बार वही बना रहा है। तो अगर उसने अपने घर में झगड़े देखे हैं, लेट्स से अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप में झगड़े देखे हैं, तो उसने अपने लाइफ की रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या बनाई कि जहाँ रिलेशनशिप होते हैं वहाँ झगड़े होते हैं। अगर उस बच्चे ने ये देखा है कि उसकी मदर जो है वो प्लीज़र हैं, शी इज़ प्लीजिंग एवरीवन, वो हर किसी को खुश करने में लगी हुई हैं, तो उसको ये समझ में आता है कि अगर कल को मैं बड़ी होंगी तो मुझे सबको खुश रखना पड़ेगा। अगर उसने अपनी माँ को रात को अकेले खाना खाते हुए देखा है तो उसके लिए डेफिनेशन ये है कि सबको खिलाने के बाद खाना रात में अकेले मम्मा को या जो वाइफ होती है उसे अकेले खाना खाना होता है। अगर उसने ये देखा है कि उसके माँ बाप का बहुत गंदा झगड़ा हुआ है और पापा दरवाज़ा पटक के बाहर निकल गए हैं और मम्मी एक कोने में खड़े होकर रो रही है, तो इसका मतलब उसके लिए डेफिनेशन ये है कि रिश्तों में ये होता है और पार्टनर कैन गो आउट। पार्टनर झगड़ा करके बाहर जाता है, इसको रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो अपने आसपास देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में उनके जो डेफिनेशंस हैं अबाउट रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ, मम्मा पापा, वो सब कुछ डेवलप होते हैं। और आपको पता है इसका सब और भी चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है? इसका और भी चैलेंजिंग पार्ट ये है कि इन सब का असर अडल्टहुड में दिखता है, क्योंकि जब वो बड़े होते हैं तो वो वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जैसा उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। जब वो बड़े होते हैं तो वो वैसा ही रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं जैसा रिलेशनशिप उन्होंने अपने पेरेंट्स का देखा है। जब वो बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि रिलेशनशिप ऐसे होते हैं। तो यही होगा, रीज़न बीइंग वॉट एवर दे सॉ इन देयर एनवायरमेंट, उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन सेट कर ली और ये समझा ये मेरा नॉर्मल है,
बिकॉज हर इंसान का नॉर्मल अलग अलग है. तो अगर मेरे रिलेशनशिप में, मेरे पेरेंट्स के रिलेशनशिप में मैंने हैप्पीनेस देखी है, रिस्पेक्ट देखी है, साथ में कुकिंग करना देखा है, सब करा है, तो मेरे लिए डेफिनेशन वही है. सो जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है वो मेरे पापा की लव स्टोरी सुन के हुई है कि वो कैसे आए, कैसे उन्होंने दादू को मनाया, फिर दादू ने मना कर दिया, नानी को मनाया, नानी ने मना कर दिया, देन नानी एक्सपायर्ड, उनको कैंसर था, मतलब इतनी सारी स्टोरी. फिर उन्होंने वापस से दादू के पास गए, वापस से मनाया, फिर कॉलेज में पढ़ाई करी, खुद से जॉब करी और दिल्ली में सेटल हुए. तो हमें उनकी स्टोरी से क्या समझ में आया? ओके, मतलब जिसे चाहते हो उसे पा सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है. तो दैट वाज माय डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप. सो जब बच्चा एक अपने घर में झगड़े देखता है, गालियाँ सुनता है, सब कुछ देखता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग ये रखता है दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप एंड दिस इज उसका नॉर्मल. तो जब बड़े होके उसे अपने रिश्तों में झगड़े दिखते हैं, कलेश दिखते हैं, तो उसे लगता है तो नॉर्मल है ना, क्योंकि ये तो रिलेशनशिप का पार्ट है. तो ये बहुत दिक्कत देता है लाइफ में. ये तो मम्मा भी रोती थी, वाइफ रो रही है तो क्या हो गया. राइट, वेरी ट्रू. बहुत सही बात है. तो ये जैसे आपने बताया बच्चों पे इम्पैक्ट आ रहा है, इसके लिए झगड़े भी होंगे कहीं ना कहीं. एक आप टिप दीजिए कि वाइफ और हस्बैंड को क्या करना चाहिए बीइंग अ रिलेशनशिप काउंसलर. ओके, झगड़िए मत. बच्चों के सामने मत झगड़िए. एंड अगर झगड़ा हो भी जाता है किसी बात का, तो आपको वो टोन मेंटेन करनी है, आपको वो रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, आपको कोई सरकाज़म सरकास्टिक बातें नहीं बोलनी है. आपको ये ध्यान रखना है और इस तरीके से झगड़ा करना है कि बच्चे को ये लगे, इनफैक्ट यही लगना चाहिए कि जो झगड़ा हो रहा है ये झगड़ा एक्चुअल झगड़ा नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है. दैट्स इट. तो आज अगर मम्मा बोल रही है तो बच्चे को ये नॉलेज जाना चाहिए, ओके मम्मा ऐसे बोल रही है, पापा ऐसे बोल रहे हैं, बट दोनों चीज़ें ठीक है. करेक्ट है. तो जैसे आज हमारे केस में होता है, आई एम श्योर आपके केस में भी होता होगा, कि जब हमारा बच्चा मेरे पास आता है और वो ये बोलता है पापा ने ऐसा कहा, तो हम उस बात को वैलिडेट करते हैं, रादर देन मैं उसको काट के मैं बोलूँ अच्छा पापा ने मना किया चॉकलेट के लिए, मैं दे देती हूँ. वी डोंट डू दैट. वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओपिनियन. तो जब भी इवाना जाती है डैड के पास एंड शी इज लाइक मम्मा ने ऐसा बोला, तो मम्मा ने ऐसा बोला, ठीक बोला क्योंकि आपने ऐसा किया था. तो उस बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि झगड़ा नहीं है, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस, जहाँ पे आप एक दूसरे को बैड वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी बात चिल्ला के नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी बात को सरकास्टिक टोन में नहीं कर रहे हो, और एट द एंड आप उसी बच्चे के सामने एक हैप्पी जोन में भी आ जाते हो, है ना, कि अच्छा ठीक है, अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो मम्मा, आप ऐसा बोल रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है हम मिलके ऐसा कर लेते हैं. तो जो उसका एंड रिजल्ट है वो उसके सामने ये आना चाहिए कि पहला पॉइंट ऑफ व्यू के डिफरेंसेस हो सकते हैं और दूसरा सॉर्ट आउट किया जा सकता है. नाउ एवरीबडी इज हैप्पी, चलो ठीक है हम ये भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, चलो अब मिलके खाना खाते हैं. दैट शुड बी द थिंग. और अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो दूसरे कमरे में जाके झगड़िए जहाँ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए. आइडली नहीं होना चाहिए, क्योंकि झगड़ा इज ऑल्सो, झगड़ा कपल्स में गलत नहीं है, बुरा भी नहीं है. इट जस्ट हमें ये नहीं समझ में आ रहा, इट जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस. आज फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा पार्टनर एक ट्रिप पे जाते हैं और हम वहाँ पे जाके बोटिंग करते हैं. छोटी सी बोट होती है, हम सेम बोट में बैठ के दोनों बोटिंग कर रहे हैं, बड़ा मज़ा ले रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है हमें. मैं देख रही हूँ इस डायरेक्शन में, वो देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, बोट एक ही है हमारी. Right. तो एक ही बोट में बैठ के क्या दोनों कपल्स अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, डायरेक्शन में देख सकते हैं? आंसर इज यस, बट दैट डजंट मीन कि वो गलत है और वो गलत है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं हमेशा बोलती हूँ अपने बच्चों को भी हमें यही मैसेज देना है, या झगड़ा करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है, या आर्ग्यू करते वक्त भी ध्यान रखना है कि झगड़ा हमेशा इस बात का होना चाहिए कि क्या सही क्या गलत. झगड़ा इस बात का कभी नहीं होना चाहिए कि तू सही या मैं गलत. Right. तो झगड़ा शुड नॉट बी लाइक कौन गलत और कौन सही है, क्या सही है और क्या गलत, वो किसने करा क्या फर्क पड़ता है. मैं बोल रही हूँ 6 है, आप बोल रहे हो 9 है, इट जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस. दैट्स इट. तो ये चीज़ें कपल्स को ध्यान रखनी चाहिए. वंडरफुल वंडरफुल. जी, जैसे मैम आप केसेस बहुत सारे ऐसे हैंडल करते हैं, इसमें कोई ऐसा केस जो आपको भी फनी भी लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा और आपको लगा इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पास आ गए? हाँ, तो कुछ ऐसा बताएं. मैं एक प्रोग्राम चलाती हूँ, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड इट फॉर द फीमेल्स, दैट इज कॉल्ड आद्या शक्ति. So yes, so it's related to females only because I want every female should like heard and every female deserve to shine. It's just about उन्हें कोई सुन ले, उनकी आवाज़ सुन ले. बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं जब कपल काउंसलिंग होती है या जब मेल्स की काउंसलिंग होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि फीमेल्स को सोल्यूशन नहीं चाहिए,
उनको सिर्फ आप उन्हें सिर्फ सुन लीजिए, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ सुन लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने ना ख़त्म कर ली अपने लिए, है ना, उन्हें वो करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं बहुत सारी फीमेल्स को बोलती हूँ कि एक होता है सपने अलमारी में पीछे रख देना, एक होता है मिट्टी में गाड़ देना। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपने सपने ना मिट्टी में गाड़ दिए हैं, और बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने अलमारी में उन कपड़ों की तरह पीछे रख दिए हैं कि जब तक वो कपड़े आगे नहीं आएंगे उनका नंबर नहीं आएगा। तो दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, अब एक्चुअली राइट टाइम है हर फीमेल के लिए, जो उसकी ख्वाहिशें, जो सपने, जो छोटे छोटे कहीं रह गए अधूरे बच्चों की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। इट कैन बी लर्निंग डांसिंग, सिंगिंग, अपने लिए कुछ सेल्फ केयर करना, ठीक है, सेल्फ लव करना, अपने लिए शॉपिंग करना, या छोड़ो अपने साथ बैठ कर एक कप चाय पीना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम डूइंग अ सेशन ऑफ मैं आद्या शक्ति के नाम से एक वो कर रही हूँ, तो उसमें फीमेल से रिलेटेड है। तो इसी में मैंने ये चीज़ शेयर करी जो मुझे भी रिसेंटली याद है, इसलिए आपने सवाल किया तो मुझे याद आ गई। सो आई गॉट वन ऑफ द काउंसलिंग, अ वेरी ब्यूटिफुल गुड फीमेल, अ वेरी गुड फीमेल, जो शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, आई गेस ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे। उन्होंने मेरा काउंसलिंग सेशन बुक किया, मैंने बात की, बोलती ही जा रही थी, और मुझे लग रहा कि ये चुप हो तो मैं उन्हें जवाब दूँ। शी वाज कॉन्टिन्यूसली बोले जा रही। तो मैंने बीच में एक दो सवाल किया, अच्छा बचपन का ऐसा रहा, बचपन के क्या चैलेंजेस रहे, ये चैलेंजेस रहे, बड़े होके क्या चैलेंजेस रहे, ये रहे, अभी क्या चैलेंज है वो बताओ, क्योंकि कट टू शॉर्ट करते हैं, क्योंकि आप बोले ही चले जा रहे हो। एंड शी शेयर्ड, यू नो व्हाट वाज द रीज़न, उसने जो काउंसलिंग सेशन बुक किया था, शी सेड कि बचपन से लेके आज तक मैंने इतना कुछ करा है, मुझे लाइफ में किसी ने थैंक यू नहीं बोला। और ये बात उनके जहन में घर कर चुकी है, दैट आई डू एवरीथिंग, एंड शी वॉज लुकिंग फॉर वैलिडेशन। कहती है बचपन में भाई को गोद लिया, मुझे नहीं लिया। बचपन में भाई को अपने हाथ से खाना खिलाते थे, मुझे नहीं खिलाते थे। बचपन में मुझे बोलते थे इसका तो कुछ नहीं होगा, मोटी है, छोटी है, ये है। भाई को सब बहुत प्रेज करते थे, लाइफ में बड़ा कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। तो मेरा बचपन भी इसी वैलिडेशन से गया। जब मेरी शादी हुई तो मुझे यहाँ से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कि मैं सुंदर हूँ, या किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि यू आर इनफ, कि हमारी फैमिली में आके सब कुछ अच्छा है। मैंने कहा अच्छा और क्या होता है। देन शी शेयर्ड कि फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए एक जो सासू माँ हैं, अगर उनकी बेटी उनके लिए त्यौहार पे एक सूट लाती है तो पूरे खानदान को पता होता है, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है कि मेरी बेटी ने मुझे ये दिलाया, मेरी बेटी ने मेरे लिए ये करा, ये खाने के लिए ऑर्डर किया। बट कहती उन्होंने सिर्फ एक बार अगर मुझे बोला कि मेरी ना साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, मैंने इमीडिएटली 5 साड़ियाँ ऑनलाइन ऑर्डर करी, बट उन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये मेरी बहू ने दिलाई। तो व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि जस्ट छोटी सी चीज़ के पीछे ये बचपन से लेके आज तक ये कौन से बोझे को उठाए घूम रही हैं, एंड दैट जस्ट अ वर्ड कि दैट नोबडी सेड थैंक यू टू मी। तो मुझे वो फनी भी लगा, लेकिन वो इतना डीप था कि हम उनके लिए कितना डीप था कि पहला तो हमें ये समझना है कि हमें वैलिडेशन पे नहीं जाना। वाई वी नीड वैलिडेशन, वाई फीमेल नीड अ वैलिडेशन। तो आद्या शक्ति का जब सेशन हुआ मैंने यही बोला कि वैलिडेशन चाहिए क्यों? खुद 50 बार शीशे में देख के बोलो यार कितनी सुंदर है, क्या मस्त लड़की है, मतलब क्या बनाया भगवान जी ने। मैं कहा क्यों नहीं कहा जाता? और ये बोलने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है कि बिंदी अच्छे से लगा हो, लिपस्टिक अच्छे से लगा हो, बाल अच्छे से बने हुए हो, तब आप जाके शीशे में खुद को देख के बोलोगे वाह कितना सुंदर। मैं कहा सर पे ऐसे जूड़ा भी बना हुआ है ना, और पजामे भी पहने हुए हैं, तब भी शीशे के सामने जाके ये बोलना आई लव यू, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो पहला हम वैलिडेशन के लिए वो करें, तो दैट फीमेल वर लुकिंग फॉर द वैलिडेशन, एंड सेकेंड डीप डाउन शी वॉज लुकिंग फॉर दैट ग्रैटिट्यूड जिसे जो किसी ने नहीं दिया उसको। दैट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग बट वेरी पावरफुल। तभी आ गया सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट, वेरी जो आप बता रहे हैं, वेरी शीशे में देखो और बोलो। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सेल्फ लव। रिलेशनशिप में कहीं भी बात हो मैं सेल्फ लव की बात ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज मुझे लगता है हर फीमेल को, हर इंसान को, नॉट फीमेल, हर इंसान को खुद से प्यार करना आना चाहिए। आज आपके पास एक डब्बा है, लेट्स से मिठाई का डब्बा है, आप सबको मिठाई बांटना चाह रहे हो, बांटोगे कहाँ से जब खुद का डब्बा खाली है? आपका खुद का मिठाई का डब्बा भरा होना चाहिए, तब आप सारे रिलेशनशिप को खूब ठीक रख सकते हो, संभाल सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपका खुद का प्यार का घड़ा भरा हुआ नहीं है, प्यार का कप खाली है, तो आप दूसरों को प्यार कैसे करोगे? आपको लगता है आप 100% दे रहे हो, आप नहीं दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ये गिल्ट है कि मैंने अपने लिए क्या किया। कहीं ना कहीं ये सवाल है मैं कौन हूँ? शादी के 10 साल बाद, शादी के 5 साल बाद, शादी के 2 साल बाद मैं कौन हूँ? शादी के बाद ऐसा क्यों होता है कि मेरा वजूद क्या है?
मैं तो ऐसी नहीं थी। मैंने कितनी फीमेल से सुना, मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं बहुत चुलबुली थी, चार्मिंग थी, ये करती थी, वो करती थी, आइसक्रीम खाती थी, मैकडॉनल्ड जाती थी। अब क्या हुआ? अब कोई अलाउ नहीं करता, आपने नहीं करने दिया। मैंने कहा ना, वो बाउंड्रीज सेट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे हम ये बात कर रहे हैं, स्टिल अभी भी फीमेल्स ऐसी हैं कि अगर उन्होंने वो बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश की तो डिवोर्स हो जाते हैं। और शायद मुझे लगता है यही रीज़न है कि सेल्फ अवेयरनेस, बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना या अपने आप की सुनना, डिवोर्सेस का मतलब ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है ना, हमें क्या चीज़ समझनी है कि वो वाली बात है ना कि जब मिट्टी गीली है ना, तब आपको उसको मोल्ड करना है। आप घड़ा बनने के बाद अगर उसे कोशिश करोगे कि इसकी मैं शेप चेंज कर दूं, तो फूटेगा 100%। तो तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो या नए नए आए हो, आपको तभी वो बाउंड्री सेट करनी है। उसमें झगड़े हो सकते हैं, कलेश हो सकते हैं, फाइन, बट वो एक टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन वो मिट्टी का घड़ा जब बन गया, पक गया धूप में, आग में, उसके बाद आप उसे चेंज करने की कोशिश करोगे तो नहीं। तो ये जो डिवोर्सेस वाले रीज़न हैं, ये वो रीजंस हैं जहाँ पे मिट्टी पक चुकी है अब 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल। लेकिन इसमें भी मैं बोलती हूँ कि एक उम्मीद की किरण बाकी है। आप बोलना तो शुरू करो, है ना, आप बोलना शुरू करो। प्लस आप किसी भी उस पर एक्सट्रीम पे मत जाओ। हाँ, आप वो कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, आपका पार्टी में जाने का मन है, आप नाइट वाली पार्टी में मत जाओ ना। आप पहले आफ्टरनून की तो परमिशन मांगो। हाँ, है ना। आपको जो पहनना है आप घर में नहीं पहन सकते, पहले हस्बैंड के साथ पहनने की परमिशन मांग लो। करेक्ट। आपको कोई कोर्स करना है, कोई डिग्री लेनी है, मत लो डिग्री में एडमिशन, पहले एक सिंपल से 6 महीने के कोर्स में एडमिशन ले लो। तो वो छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरुआत करोगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। आप अचानक से सोचोगे कि मैं हथौड़ा मारूं और सब ठीक हो जाए, तो वो नहीं। अभी तक तो मैं बिल्कुल हाँ जी और अभी बिल्कुल बाउंड्रीज क्रॉस, तो वो तो हाँ, बिल्कुल वो सही बैलेंस बात करना समझ में आना चाहिए। जी। ये तो आपने बताया। अब मैं जानना चाहूँगी कोई आपका वियर्ड केस जो आपको लगा हो कि अरे ये वाइफ हस्बैंड को तो मुझे ही बोल देना चाहिए, डिवोर्स ले लो और अभी वही चल रहा है, इस वक्त चल रहा है। ओके। एक केस एंड वेरी नियर टू मी, वेरी डियर टू मी, बट मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब ले लेना चाहिए, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग। अगर सी एंड वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज, जो मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और मैं ऑब्वियसली इस कपल को बहुत सालों से जानती हूँ, कि इस कपल में ना सिर्फ एक जने ने इन्वेस्ट किया है। अच्छा। और जब किसी पार्टनरशिप में ना, पार्टनरशिप मीन्स 2 लोगों की पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन मीन्स 2 लोगों का कोलैबोरेशन। जब किसी रिलेशनशिप में एक सिर्फ देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, तो एक दिन वो खाली होगा। इट्स लाइक अ करेंसी। आप दिए जा रहे हो, सामने वाला नोट लिए जा रहा है, आप नोट दिए जा रहे हो, सामने वाला नोट लिए जा रहा है। आपका बैंक कभी तो खाली होगा, आप कभी तो बैंकरप्ट होंगे। हमें रिलेशनशिप में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारा बैंक में अकाउंट होता है, करेक्ट है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने और आपने एक अकाउंट खाता खोला, नया बैंक अकाउंट खोला, अब हम जाके पैसे जमा कराएंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 रुपीज़ जमा कराए, तो आपको क्या लगता है मैं उसमें से कितने निकाल सकती हूँ? मैं धीरे धीरे करके निकालूंगी ना। या मैंने 1000 रुपीज़ जमा कराए, मैं कितने निकाल सकती हूँ? मैं 1000 से नीचे ही निकाल सकती हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकती। करेक्ट है, वो लिमिट है ना। तो आपने जितना इन्वेस्ट किया है, आप विड्रॉ कितना कर सकते हो, उससे कम ही कर सकते हो ना, आप ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ रिश्तों में ना इन्वेस्टमेंट तो करी नहीं है और विड्रॉ किए जा रहा है सामने वाला, विड्रॉ किए जा रहा है। तो सामने वाला तो सिर्फ विड्रॉ किए जा रहा है, और जो ये पर्सन है ये सिर्फ इन्वेस्ट किए जा रहा है, ये डाले जा रहा है अकाउंट में, डाले जा रही है। ये इतना गिवर है ना कि दिए जा रहा है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी ये भी परफेक्ट है, हाँ, ये भी परफेक्ट नहीं है, ये भी मुंह फट्टा है, ये भी गुस्सैल है, लेकिन सब जैसे कुछ है। आपके पास आते हैं तो क्या कन्वर्सेशन होती है कि आपको लगता है नहीं अब ये गलत जा रहा है? जैसे सपोज वाइफ हस्बैंड बैठे हैं तो थोड़ी सी मैं उनकी कन्वर्सेशन जानना चाहूँगी कि वो आपसे क्या बात करते हैं और किस तरीके से एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। इफ़ अ वाइफ इज, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, अब हस्बैंड बोल रहा है कि ये मेरे पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये पेरेंट्स का ध्यान रखे, इसको पेरेंट्स का ध्यान रखना है। अब वाइफ कह रही है मैं ध्यान रखती हूँ, वो कह रही है मैं ध्यान रखती हूँ, मैं सुबह नहला के जाती हूँ, लेट्स से अगर घर में किसी की मदर इन लॉ की तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार है, मैं तैयार करके जाती हूँ, मैं उनको नहला के जाती हूँ, मैं उनका ध्यान रखती हूँ, मैं आके रोटियाँ भी बनाती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। बट उसके बावजूद भी ना ये लोग मुझे इतनी गंदी वाइब्स देते हैं। अगैन दे आर नॉट ग्रेटफुल अबाउट इट, है ना, कि हमारे लिए इतना करिए, इतनी गंदी वाइब्स देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। वहाँ हस्बैंड क्या बोल रहा है, तो क्या हो गया, ये तो परम धर्म है तुम्हारा। तो मेरा सवाल होता है कि अगर इसका परम धर्म ये है तो आपके परम धर्म की लिस्ट कहाँ है? सिंपल। अगर आपको लगता है इसकी ये ड्यूटीज हैं, व्हाट इज योर ड्यूटी?
तो मैंने ऐसे जनरली सवाल किया, अच्छा आप एक बात बताओ, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? दे सेड 15 साल हो गए। अच्छा ठीक है, आपका इनके मम्मी पापा से कैसा रिश्ता है? कि नहीं मैं तो बात नहीं करता जी, मेरी तो बिगड़ी हुई है। अच्छा, क्यों बिगड़ी हुई है? समथिंग समथिंग हैपेंड, इस वजह से बिगड़ी हुई है। मैंने कहा मनाने की कोशिश करी, हम भी तो अपने माँ बाप को मनाते हैं, है ना? हमारे माँ बाप भी सेम थिंग कि 36 बार बोलते हैं घर से बाहर निकल जा, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हम पलट के अपने माँ बाप के पास वापस आते हैं। आप क्यों नहीं गए? आपने क्यों नहीं बनाया? नहीं जी बस नहीं बनाया, मेरा मन नहीं करा। मैंने कहा अच्छा आप त्योहार मनाते हो उनके? चलो आपका झगड़ा है, ओके मैंने माना, बट क्या त्योहार पे आप विश करते हो? क्या उनको एक मिठाई का डब्बा दे के आते हो? नहीं मैं नहीं जाता। तो आपने सारे रिश्ते नाते सामने वाले पार्टनर के घर वालों से तोड़ दिए। आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो अपनी दीन दुनिया सब छोड़ के वो परम कर्तव्य निभाए अपना। यहां मुझे लगता है गलत जा रहे हैं। करेक्ट? अगर तो ये ना, मैंने कहा ना, ये पार्टनरशिप है। आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स इक्वल हैं, आपके डिसीजंस मेरे डिसीजंस इक्वल होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ है। अब वाइफ को कहीं बाहर नहीं ले जाना, कहीं घुमाने नहीं ले जाना, कहीं कुछ नहीं कराना, अगर वो छोटी छोटी चीज़ की भी डिमांड करे, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है आपका पार्टनर कैसा है। बड़ी बड़ी डिमांड करता है, ज़िंदगी के रूल्स बहुत टफ बनाए हुए हैं, या छोटी छोटी डिमांड करता है और ज़िंदगी के रूल्स बहुत आसान बनाए हुए हैं। अगर उसके ज़िंदगी के रूल्स आसान है ना, तो जाने मत देना उसे कहीं, वो बहुत प्रेशियस है। बट इंसान वो रिश्ते संभालना नहीं जानता। तो जिन केसेस में मुझे लगता है, अब जैसे ये वाला केस है, इसमें गिवर है, एक ही दिया जा रहा है, एक के इन्वेस्टमेंट से नहीं चलेगा ना। वो कभी तो थकेगा, कभी तो हार मानेगा, उसका बैंक कभी तो करप्ट होगा, उसके डॉलर या उसके रुपीज़ की करेंसी कभी तो खत्म होगी उसके बैंक से। तो जब मुझे लगता है हो गया तो हाँ ठीक है ले, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं बचा। तो ऐसे केसेस में आप भी बताते हैं, बोलते हैं कि नहीं अब आपको सेपरेट हो जाना चाहिए, या आप कहीं ना कहीं उनको मिलवाने की या समझाने की नहीं, मिलवाने की कोशिश करते हैं। अब जिस केस की मैं अभी बात कर रही हूँ, हाँ जिस केस की मैं बात कर रही हूँ, मैं इनको जानती हूँ ऑलमोस्ट 8-10 साल से। मैं ऑलरेडी जानती हूँ इनको, तो मुझे पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वो टाइम ही नहीं। अब मैं बोल भी दूँ कि मान जाएंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि वो सामने वाला नहीं है, क्योंकि जो वो प्री सेशंस हैं जिसमें हम एक टाइम देते हैं कि चलो इस बार सुधारते हैं, वो हम कर चुके। अच्छा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ केसेस, जैसे हम पहले मिले, उससे एक बार पहले मिले, उससे एक बार पहले मिले, तो एक मीटिंग में मैंने ये कहा था, आई स्पोक टू वाइफ एंड आई सेड कि ओके ये कंप्लेन है, आप एक काम करो, इस पे ऐसे ऐसे काम करते हैं। देन शी स्टार्टेड डूइंग, शी सेड अच्छा ठीक है मैं काम करूंगी। वो थोड़ा सा गुस्सा कम करूंगी, थोड़ा सा ये ज़्यादा करूंगी। हस्बैंड को मैंने समझाया, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाके पेरेंट्स को मनाओगे, और नहीं भी मनाना ना, नहीं मनाना, माफ़ी नहीं मांगनी, ईगो मेल ईगो सामने आती है, ठीक है कोई बात नहीं, घर के अंदर जाना, डोरबेल बजाना, जाके सिर्फ पैर छू लेना और बोलना मैं आया हूँ आपसे मिलने, मैं बहुत दिन से आपसे मिला नहीं था। मैंने कहा कोई डिस्कशन नहीं होगा उसके बाद। आप ये सोच रहे हो ना उसको उस बात को लेकर झगड़ा होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मिठाई ले जाना चुपचाप जाके, ठीक है। तो ये इस बात को हुए फिर 3 महीने 4 महीने। तो जब हमने इसके बाद ऐसी जनरली बात हुई, कुछ हुआ, तो पता चला कि जो मैंने वाइफ को कहा था वो उन्होंने सारा कुछ किया, जो हस्बैंड को बोला था। हस्बैंड सेम जगह पे स्टक है अभी भी, इनफैक्ट टुडे ऑल्सो एग्जैक्ट सेम जगह पे स्टक है। इनफैक्ट आप सोचो, जब बात इस लेवल की आ गई है कि रिश्ता आप टूटने के कगार पर है, तब भी उस पर भी वो फोन करके अपने इन लॉज को ये बोल रहे हैं कि बाहर आके मिल लो, मैं घर नहीं आऊंगा। अच्छा, देन लगता है कि ठीक है ओके, बेटर है कि यू गो इन योर डायरेक्शन, यू गो इन योर, यू विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी, ओके फाइन, ठीक है खत्म करो इसे, बहुत हो गया। बिल्कुल ठीक बात। मैंने कहा ना, जब आपने बिल्कुल इंतहा इन्वेस्ट कर दिया, प्लस उन्होंने मुझे, बिकॉज आई एम अ फ्रेंड ओनली, और उन्हें पता है मैं रिलेशनशिप के बारे में काउंसलिंग करती हूँ, सब करती हूँ, तो उन्होंने बैठ के कई बार मुझसे इसके बारे में डिस्कशन किया, प्लस कि हमें क्या करना चाहिए। आई गेव देम सोल्यूशंस, बट सोल्यूशन भी अगर एक ही करेगा तो कैसे चलेगा। तो म्यूचुअल होना चाहिए, ये म्यूचुअल होना चाहिए, और दोनों तरह से होना चाहिए। रिश्ता बचाना है, वन साइडेड तो चलेगा ही नहीं। आज भी वो इंसान यही बोल रहा है कि मेरी इसको घर से गए हुए, जैसे उन्होंने घर अब छोड़ दिया, वो चली गई हैं घर से, आज भी वो इंसान यही बोल रहा है कि इसने ना मेरी मम्मी को एक बार भी फोन नहीं किया। मैंने कहा वापस किसके लिए बुलाना है, अपने लिए या मम्मी के लिए? सेवा करने के लिए, घर संभालने, सेवा करना भी ठीक है, बट पहले अपना तो सॉर्ट आउट करो। और बात अगर सेवा की है, बात अगर रिस्पेक्ट की है, बात अगर अपने कर्तव्य निभाने की है, तो फिर आपको भी निभाने पड़ेंगे। बट इनकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है इनको वाइफ घर हैंडल करने के लिए चाहिए, घर संभालने के लिए अपने लिए नहीं चाहिए, पार्टनरशिप के लिए नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो फिर सेपरेट होना ही बेटर सोल्यूशन है दोनों के लिए। जी मैम, एक टर्म और बहुत सुनने में आती है, पर्सनल स्पेस, जो काफ़ी मतलब लड़कियां तो बहुत ही चाहने लगी हैं, तो आपका क्या कहना है? बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा कमरा घर का जो अगर नहीं हुआ तो आप सांस नहीं ले पाओगे। एग्जाम्पल, जैसे हम सुरताल सुनते हैं,
हम सांस ले रहे हैं, हम सांस कैसे ले रहे हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग, ये तो अब कॉन्शियस होगी बट नॉर्मल है ना, बिना कॉन्शियस वाली स्पेस है। आप गाना सुनते हो, मुखड़े के बाद अंतरा आता है, अंतरे के बाद मुखड़ा आता है, बीच में स्पेस होता है, स्पेस है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना स्पेस के आप सांस लेना मुश्किल लगता है। तो ये वो कमरा है जो हर किसी की ज़िंदगी में होना चाहिए। इनविजिबल हो सकता है ये कमरा, बट ये कमरा हर किसी को लाइफ में चाहिए। अब ये फीमेल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम एक चीज़ समझनी है, जैसे हमारा फ़ोन भर जाता है तो वो टैंट्रम दिखाने शुरू कर देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैंट्रम। तो हम समझते हैं ना फोटो सेव हो रही है, ना कुछ ओपन हो रहा है, ना डाउनलोड हो रहा है, ना ऐप चल रही है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं? उस टाइम पे हम अपने फ़ोन से जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको डिलीट करते हैं, जो वांटेड है उनको रखते हैं, स्पेस खाली करते हैं, एक्स्ट्रा फोटोज़ हटा देते हैं, एक्स्ट्रा गाने डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा वीडियोज़ डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद हम उसे चार्जिंग पे लगाते हैं, अब वो अच्छे से काम कर रहा है। सिमिलरली गोज़ विथ स्पेस, दैट रिलेशनशिप में स्पेस बहुत ज़रूरी है। और स्पेस का मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी से डिस्टेंस बना रहे हैं। स्पेस का मतलब एक तरह से रिचार्ज होना है। स्पेस मतलब मुझे गाने सुनने हैं तो मुझे स्पेस चाहिए। स्पेस मतलब हमें इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी है। वाई? दो लोगों की आपस में शादी होती है या पार्टनरशिप होती है, लेकिन हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसके अपने दोस्त हैं, उसके अपनी हॉबीज़ हैं, उसके अपने पेरेंट्स हैं, उसकी मर्जी है। हो सकता है उसे आज फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना है जिससे उसको बहुत रिचार्ज फील होगा। मतलब घर आने, आपने आई एम श्योर कभी नोटिस किया होगा, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है, जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, उसके बाद तो ऐसा होता है कि मैं हवा में हूँ, डबल एनर्जी है ना, डबल एनर्जी है। और इवाना बोले पैनकेक, ओ यस मैं अभी बना के लाती हूँ, अमित बोले ये, ओ मैं अभी करती हूँ, मैं एक अलग एनर्जी में होती हूँ। तो हर इंसान को ना वो चार्जिंग चाहिए होती है, वो एनर्जी चाहिए होती है जो उसे स्पेस से मिलती है। उस स्पेस में उसे खुद के लिए सांस लेने का मौका मिलता है, उस स्पेस में उसे खुद के लिए मुस्कुराने का, हंसने का मौका मिलता है, अपने फेवरेट कपड़े पहनने का मौका मिलता है, बाहर जाने का, बात करने का, अपने पेरेंट्स से मिलने का, दोस्त या अपनी कोई हॉबी परस्यू करने का स्पेस। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है ना तो रिसेंटमेंट आता है, अगर ये नहीं है तो बोर्डम आता है, अगर ये नहीं है तो सफोकेशन होती है, और फिर आप जो फ्रस्ट्रेट होते हो, फिर वो फ्रस्ट्रेशन आपकी रिलेशनशिप पे निकलती है, बच्चों पे निकलती है, पार्टनर पे निकलती है, इन लॉज पे निकलती है, आते जाते राहगीर पे निकल जाती है, ऑटो वाले भैया पे निकल जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांस लेना की तरह ही है स्पेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी गाना सुनते हो, आपने आज तक बिना सांस का कौन सा गाना सुना है? एक, दैट इज ब्रेथलेस, शंकर महादेवन का। लेकिन बाद में जब मैंने उसे इंटरनेट पे पढ़ा तब, बिकॉज उस टाइम पे आई वाज शॉक्ड कि कोई कैसे बिना सांस लिए गा सकता है। बट जब मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, सर्च किया, रिसर्च किया, देन आई गॉट टू नो कि ये कट हुआ है, करेक्ट। तो गाना भी बिना सांस लिए, बिना स्पेस दिए नहीं गाया जा सकता। हर सुरताल के बीच में स्पेस है ना। जब हम सांस लेते हैं तो बीच में स्पेस है, बिना सांस के करोगे तो कपाल भाती हुई ना, फिर जब सिर्फ बाहर छोड़ रहे हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको रिफ्रेश करता है, ये आपको एनर्जी देता है। आपको बस ये समझना है कि आप उस वही अगेन कि आपको वो कहाँ से स्टार्ट करना है, बस उस पर चले जाओ। दैट कैन बी 1 कप चाय विद यू, योर फेवरेट गाना ऑन रेडियो, और घर में शांति है, सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके बस आप चाय पी रहे हो अपने साथ, अपना फेवरेट गाना सुनते हुए। दैट कैन बी अ स्पेस, बिकॉज वो इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं हो सकती। मतलब आपके दोस्त हैं, आपको पार्टी करनी है, मेरा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, जैसे आप खुद ही एक रिलेशनशिप काउंसलर हैं, तो क्या इससे आपको अपने रिलेशंस को निभाने में कोई एक मतलब एडवांटेज है या प्रॉब्लम्स आती हैं? आप थोड़ा सा बताइए। पर्सनल रिलेशनशिप में? जी, पर्सनल रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स एडवांटेज है, क्योंकि आप कई बार आपने वो ज़िंदगी नहीं जी जो सामने वाला जी कर आया है। हाँ। कई बार आपने ऐसे सिचुएशंस नहीं देखी जो सामने वाला देख कर आया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बहुत सीखने को मिलता है कि ओके, लाइफ में कभी ऐसा हुआ तो आई शुड हैंडल लाइक दिस, वो होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुन के मैं बोलती हूँ थैंक यू भगवान जी कि मेरी लाइफ में नहीं दी, सो आई बी लाइक मोर ग्रेटफुल। तो जब इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना, तो सबसे पहला जो मेरा जो एनर्जी जाता है, जो वाइब्रेशन जाता है, वो जाता है थैंकफुल होने पे, कि थैंकफुली हम इस चीज़ से नहीं गुजरे, थैंकफुली मैंने इन लॉज के साथ इतना नहीं देखा, थैंकफुली मैंने हस्बैंड के साथ इतना चैलेंजेस नहीं देखे, थैंकफुली मैंने इतना स्ट्रगल नहीं किया जितना स्ट्रगल करके लोग आ रहे हैं, या जो मैंने किया मैंने अपने तरीके से हैंडल किया। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपके रिलेशनशिप में भी कभी ऐसी होती तो आप क्या करते। तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट अपने रिलेशनशिप के लिए। और ग्रैटिट्यूड मेरा अलग लेवल का बढ़ जाता है ये सोच के कि थैंक यू दैट आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल पार्टनर। सही बात है, बिल्कुल। ये तो पॉइंट मैंने सोचा ही नहीं था। जी,
क्योंकि रिलेशनशिप में मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि लोग सोचते हैं, जैसे हम ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, थैंकफुल होने की बात करते हैं, लोग इस बात का बड़ा गलत मतलब निकालते हैं कि थैंकफुल मैं तब हूँगा ज़िंदगी में जब मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, मेरे पास अच्छा पैसा होगा, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा घर होगा, अच्छी नौकरी होगी, या कुछ भी अच्छा जो उनके अच्छे की डेफिनेशन है जी। वो मिलेगा, तब मैं लाइफ में ग्रेटफुल होऊंगा। ग्रैटिट्यूड का असली मतलब ये है, जो आपके पास है आप पहले उसके लिए थैंकफुल रहिए। कहते हैं भगवान आपको 24 घंटे देख रहा है, ठीक है, भगवान का जो कैमरा है ना, उसका लेंस जूम करके वो आपको देख रहा है, और वो आपको हर टाइम ये नोटिस कर रहा है कि जो देना है वो तो बात की बात है, पहले जो मैंने इसको दिया हुआ है क्या ये उससे खुश है, अगर खुश है तो फिर मैं और दूंगा। सिमिलरली गोज इन रिलेशनशिप। जब बात ग्रैटिट्यूड की रिलेशनशिप में आती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी ब्लेसिंग्स अगर काउंट करने लग जाए ना, ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप ऐसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इतना मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं ना। हर रिलेशनशिप, आपको अपनी इन लॉज के साथ दिक्कत है, आपको अपने पार्टनर के साथ दिक्कत है, आपको अपनी ननद भाभीियों के साथ दिक्कत है, आपको अपने दोस्तों के साथ दिक्कत है, आपको अपने कलीग्स के साथ है, बॉस के साथ है, आपकी लाइफ का किसी भी एरिया का रिलेशनशिप में अगर आपको चैलेंज है, आई कैन राइट एंड से दिस कि ग्रैटिट्यूड उसको ऐसे मैजिकली ट्रांसफॉर्म करती है जिसकी कोई हद नहीं। बट होता क्या है कि रिश्तों को सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम। कहते हैं ना, माँ बाप को हम तब ज़्यादा याद करते हैं और मिस करते हैं जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो हमें लगता है कहाँ जा रहे हैं। मतलब 2 फ़ोन अगर आज मैंने नहीं उठाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कल उठा लूँगा। एग्जैक्टली। बच्चे हैं, मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे, बीवी है, मुझे छोड़ के कहाँ जाएगी, शाम को घर पे ही मिलेगी, हो सकता है ना भी मिले एक दिन, तब समझ में आता है। तो ग्रैटिट्यूड का बहुत मेजर रोल है रिलेशनशिप में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि मैं मानती हूँ पार्टनर परफेक्ट नहीं होते, आप भी परफेक्ट नहीं हो, आपका पार्टनर भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो क्वालिटीज़ हैं अगर आप उसको भी डेली काउंट करना शुरू कर दो ना, आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपके रिलेशनशिप में कि आप सोच नहीं पाओगे। छोटी छोटी एक्सरसाइज, आप आई लव यू कहने का वेट मत कीजिए, आप आई लव यू बोलना शुरू कर दो। आई एम सॉरी बोलने का वेट मत करो, कोई ईगो बीच में मत लाओ, गलती करी है एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो। और आई लव यू बोलना शुरू कर दीजिए, सॉरी बोलना शुरू कर दीजिए, थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए आपके जो रिलेशनशिप है कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। बट ये कहने में झिझकते हैं हम। आई वॉज शेयरिंग इन माई आद्या शक्ति सेमिनार, मुझे अचानक से याद आया, मुझे वापस अभी याद आया तो मैं शेयर करती हूँ। अभी हमने कोई रील देखी थी किट्टी पार्टी की फीमेल्स की, तो उन्होंने एक टास्क किया, रील में था कि सारी किट्टी पार्टी की लेडीज कनेक्ट हुई हैं, और किट्टी पार्टी का एक टास्क है कि अभी स्पीकर पे अपने फोन को रखना है और अपने अपने पतियों को फोन लगाना है और उन्हें आई लव यू बोलना है। देखा तो जब वो आई लव यू बोल रही है तो सामने से जवाब क्या आता है, पति का, कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ हो, और वो हंस रहे हैं। मैंने जब रील को देखा, मैं इतना हंसी उस रील को देख के, बट मुझे क्या रियलाइज हुआ कि उन बेचारे पतियों को आई लव यू कब से नहीं बोला गया है। कब से नहीं बोला गया, वरना वो ऐसे रिएक्ट कभी नहीं करते। तो आई लव यू कहने का कोई वक्त नहीं है, सुबह दोपहर शाम, सुबह 2 बार, 1 बार शाम को, रात को 1 बार, ये कोई आपका प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जिसे आपको फॉलो करना है। इट्स लाइक एनी टाइम अपने पार्टनर को आई लव यू बोलना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप उसमें क्यों कंजूसी करते हो। तो आई लव यू बोलना, थैंक यू बोलना, आप रात को सोने से पहले अपने पार्टनर की क्वालिटीज़ को, 3 क्वालिटीज़ को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, आप देखिए क्या ब्लेसिंग्स आपकी कन्वर्ट होती हैं। बट हम नेगेटिव में इतने घुस चुके हैं कि हम पॉजिटिव देखना ही बंद कर चुके हैं। हो सकता है उसमें कुछ क्वालिटीज़ होंगी जो आपको नहीं अच्छी लगती, बट पॉजिटिव भी तो होगा, आपके अंदर भी तो ऐसा कुछ होगा जो सामने वाले को नहीं अच्छा लगेगा। तो अपने पार्टनर को आई लव यू बोलना स्टार्ट कीजिए, आई एम सॉरी बोलिए अगर आपने गलती करी है, एक्सेप्ट कीजिए, और थैंक यू तो जब मर्जी बोलिए, हर छोटे जेस्चर के लिए थैंक यू बोलिए। ये तो मैं भी आज ही शुरू करती हूँ, आई लव यू, आई लव यू, यस। कि अचानक से उसे बोले तो उसे शॉक ना लगे कि क्या हो गया, मेरी बीवी कहाँ है, किसके उसमें बैठी, क्या हुआ आज, कौन से मूड में। एग्जैक्टली। तो इट्स जस्ट अबाउट कि हम कहते हैं ना, वर्ड्स और एक्शंस में फर्क होता है हमारे। हमें पता है हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, उसे भी पता है आप उससे प्यार करते हो, एक्शन में बोल दो ना एक बार। And action can be different gestures. That doesn't mean महंगे holidays, महंगा shopping, expensive luxury items. Doesn't mean that. A simple note with chai. मैंने दिए। लोगों ने लव लेटर्स बंद कर दिया आज की तारीख में लिखने, मैं आज भी लिखती हूँ। अरे वाह, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज जो इमोशंस आपके लव लेटर में निकलते हैं, जो आपकी एनर्जी लव लेटर में होती है, आप एक एक वर्ड पिरो के जब लिखते हो, क्योंकि डिलीट का ऑप्शन नहीं है, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये वाले इमोशंस फोन ने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। एग्जैक्टली। एंड दैट लव लेटर कैन बी टू एनीवन। अब लोग सोचते हैं लव लेटर, तो मेरे पास एक डीएम आया इंस्टाग्राम पे,
तो उस लड़की ने बोला आपने अपने सेशन में बोला था लव लेटर लिखना है, बट मैं तो रिलेशनशिप में ही नहीं हूँ, तो मैं किसको लव लेटर लिखूँ? आई सेड खुद को लिख लो। खुद को लिखा है कभी लव लेटर? माई नेम इज सो एंड सो, फॉर एग्जाम्पल हाई माई नेम इज आद्या, तो हाई आद्या, हाउ आर यू, आई लव यू सो मच, यू नो व्हाट, यू हैव डन सो मच गुड इन लाइफ। यार तू यहाँ तक आ गई इतने चैलेंजेस फेस करके, क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा खुद को लिखा है, माँ बाप हैं, माँ बाप को लिखो। तो लव लेटर डजंट मीन, लव लेटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ पार्टनर को लिखना है, बट लिखो तो सही। और इससे मुझे भी याद आ रहा है, जैसे हमारे टाइम पे तो कार्ड्स और लेटर्स हर चीज के हर चीज के Yes. मैंने सारे एक एक संभाल के आज तक रखा हुआ है। Awesome. वो इमोशंस अलग ही हैं जो आज हम फोन पे कुछ भी टेक्स्ट कर देते हैं, बट वो फीलिंग नहीं आती जो उस टाइम आती थी, और उन कार्ड्स को देख के आज भी आती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसे मैम अभी तक तो हम बात करें जो पार्टनर्स साथ रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ वर्क और कोई भी चीज़ प्रॉब्लम की वजह से, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किस तरीके से अपने रिलेशन को हेल्दी रखें और अलाइव रखें? इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रस्ट एक सबसे बड़ा फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रस्ट इज द फाउंडेशन जिस पे वो रिलेशनशिप टिका हुआ है। क्योंकि आप इतने दूर चले गए हो, अपने पार्टनर से दूर चले गए हो, तो ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ट्रस्ट रखना है, और उसके साथ साथ आपको अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी पे रखना है। वी कैन अंडरस्टैंड, अ पार्टनर कैन अंडरस्टैंड, आप दूर गए हो, आप बिजी हो, आप प्रोजेक्ट के लिए गए हो, आप स्टडीज़ के लिए गए हो, आप किसी हायर पोजीशन पे आपको प्रमोशन मिला है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, फेयर इनफ, बट आप अगर रिश्ते के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे तो रिश्ता आपकी प्रायोरिटी नहीं है। तो आपको रिश्तों को प्रायोरिटी पे रखना है, अपने रिश्तों को, और ट्रस्ट बनाए रखना है। उसके लिए आप छोटे छोटे जेस्चर कर सकते हो, जैसे कोशिश, आप मैसेज में बात करते हो, दिन में एक बार फ़ोन पे बात कर लीजिए, आप दिन में एक बार या रात को सोने से पहले एटलीस्ट वीडियो कॉल ज़रूर कीजिए। देन शेयर, आपका दिन कैसा रहा, आपका दिन कैसा रहा, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा लगा, ठीक है। तो हर चीज़ शेयर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो शेयर जब आप करते हो ना, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रादर देन बहाने मारने के। ट्रांसपेरेंसी रखिए, ट्रस्ट रखिए, और अपने रिश्तों को प्रायोरिटी पे रखिए, तब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगी गोल्डन रूल ऑफ हैप्पी मैरिज। गोल्डन रूल ऑफ हैप्पी मैरिज में पहला कि फ्लेक्सिबल रहो, परफेक्ट के पीछे मत भागो। तो फ्लेक्सिबिलिटी ओवर परफेक्शन। तो पहला कि फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने रिलेशनशिप में रखो, मतलब कि हर चीज़ ओके, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा चल जाएगा। तो लेट्स से आज अगर मेरे बर्थडे पे उनको आना है, और आने का टाइम अगर 7 बजे दिया था और 7:30 या 8 हो गए, तो चल जाएगा। मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए कि क्योंकि इट्स जस्ट बिकॉज माई बर्थडे, इट्स टुडे इज़ माई बर्थडे, दैट डजंट मीन कि आपने 7 बजे का टाइम दिया है तो 7 बजे ही आना है। तो रिश्तों में ना परफेक्ट के पीछे मत भागो, बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं है। या इस चीज़ के पीछे मत भागो कि मैं तुम्हें परफेक्ट बना दूंगी या तुम मुझे परफेक्ट बना दोगे। तो फ्लेक्सिबल रखो, अपने रिश्ते फ्लेक्सिबल रखो, अपने गोल्स फ्लेक्सिबल रखो, नॉट गोल्स, अपने चॉइसेस फ्लेक्सिबल रखो, अपना जो आपका व्हाट यू कॉल कि चाहत जो है आपकी, वो फ्लेक्सिबल रखो, अपनी नीड्स फ्लेक्सिबल रखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, नीड्स बदलती हैं, ठीक है। आप पेरेंट्स बनोगे तो आपकी नीड कुछ और होगी, आप सिंगल हो तो आपकी नीड कुछ और होगी, ठीक है। आप पार्टनर बनोगे तो आपकी नीड कुछ और होगी, आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपकी नीड कुछ और होगी। तो बी फ्लेक्सिबल विद योर थिंग्स, और जितने सिंपल रूल्स बनाओगे ना अपने रिलेशनशिप को साकार करने के लिए, उतना अच्छा है। दैट इज़ वन। सेकेंड कैन बी ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दो कपल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो हमेशा उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन अलाइंड रहती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे दो लोग अलग अलग प्रोफेशन में हैं, बिकॉज बहुत जगह हो सकता है वाइफ एक अलग प्रोफेशन में है, हस्बैंड एक अलग प्रोफेशन में, बट उनकी जो बातें होती है ना, उनका एक पर्टिकुलर गोल ज़रूर होना चाहिए कि या तो हम घर साथ में बनाएंगे, हम एक कंपनी स्टार्ट करेंगे, हम एक स्टार्टअप साथ करेंगे, या फलानी जगह तक हम साथ जाएंगे, साथ आएंगे। एनीथिंग कैन बी टुगेदर। हम वॉक साथ में करेंगे, चाहे 15 मिनट्स की हो, हाफ एन आवर की हो। छोटी छोटी चीज़ें करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें समझना है। एंड थर्ड इज़, जो कि एक्चुअली नंबर 1 पे होनी चाहिए, दैट इज़ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बात किसी भी तरीके से आपको बोलनी है, आपको वो समझना है, आपको रिस्पेक्ट करनी है सामने वाले के सपने की, उसके ओपिनियंस की, उसके ड्रीम्स की, उसकी फैमिली की, उसके करियर की, उसके स्किल्स की, उसके फैमिली के बैकग्राउंड की। आपको हर चीज़ की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि
सपने छोटे बड़े नहीं होते, हमें बस वो साथ में पूरे करने हैं। तो रादर देन पार्टनर को ये बोले कि तेरे सपने छोटे हैं, इनका कुछ नहीं होगा, इनसे फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला, उसको वो रिस्पेक्ट दीजिए। तो रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेसफुल रिलेशनशिप। सो ट्रू। चलते चलते एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, वेकेशंस। ओके कि एक पार्टनरशिप में या एक कपल जो गोल्स होते हैं उनके लिए वेकेशन साथ में स्पेंड करना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं हर महीने जाती हूँ। अरे वाह। सो मी एंड माई हस्बैंड इज़ लाइक वी वर्क लाइक हेल। हम काम करते हैं 1 से 25 तारीख तक, हाँ। ठीक है, क्योंकि हमारे मॉर्निंग मेडिटेशन प्रोग्राम चलते हैं 1 to 21। तो मॉर्निंग अमित सुबह 4:30 उठ जाना, 5:30 to 6:30 मॉर्निंग मेडिटेशन बैच करना, मेरे अपनी क्लासेस होती हैं, सब कुछ होता है। तो हम डेली का हमारा शेड्यूल यही है। फिर शाम को बैचेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 1 to 25 तक हम बहुत काम करते हैं। 1 to 22 या 23 तक हम महीने के काम करते हैं, और उसके अगले एक हफ्ता हमारा प्लान होता है। सो एवरी एंड ऑफ द मंथ वी गो आउट। डजेंट मैटर हम पास में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन हम ज़रूर जाते हैं। एंड वी आर द पीपल जो शायद अब की जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप है दैट इज़ केरला, उसमें शायद हम जाके घूमेंगे। अदरवाइज हमारा ट्रिप का मतलब सिर्फ एक होता है, एक अच्छा रिजॉर्ट, हमें कहीं नहीं जाना, क्वालिटी टाइम, हमें कोई म्यूजियम नहीं देखना, हमें कोई मार्केट नहीं जाना, हमें कोई शॉपिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ, अपने बच्चे के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। ज़िंदगी की क्योस में, भाग दौड़ में, टैंट्रम्स में, अलार्म में, जब मेड आएगी, क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, ठीक है, इन लॉज को देखना है, खुद को देखना है, फैमिली देखनी है, करियर देखना है, ग्रोथ देखनी है, इंस्टाग्राम देखना है, पॉडकास्ट देखना है, सब कुछ देखना है। इसमें आप कहीं पीछे रह जाते हो। तो आपको एक कहते हैं ना, एक नई एनर्जी लाने के लिए, एक नई वाइब्रेशन अपने रिश्ते में लाने के लिए आपको एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आपको किसी की किचकिच नहीं है, आपको किसी की डिस्टर्बेंस नहीं है, आप सिर्फ आपस में बात करते हो, अपने गोल्स की बात करते हो, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करने के ऊपर बात करते हो, आगे क्या करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग्स पे बात करते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिफ्रेश कर देता है एक रिलेशनशिप को। हैप्पी जोन में चले जाते हो, हैप्पी जोन में चले जाते हो। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जहाँ आप जाते हो आप वहाँ से उसकी एनर्जी लेकर आते हो। तो अगर आप हिल स्टेशंस पे जा रहे हो तो आप उसकी एनर्जी लेके जा रहे हो, आप वाटर के पास जाते हो तो आप उसकी एनर्जी लेके जाते हो। हमें लगता है कि ओके हम गोवा जा रहे हैं या हम मसूरी जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, ये उससे कहीं बियॉन्ड है। सो व्हेन यू गो टू हिल स्टेशन, आप वहाँ की एनर्जी कैरी करते हो, फ्रेशनेस कैरी करते हो, तभी तो आपको हिल स्टेशन से आके अच्छा लगता है। जब आप पानी के पास से आते हो तो आप ठहराव महसूस करते हो, आपको रिलेशनशिप में ठहराव महसूस होता है। तो जब भी आप वेकेशन पे जाते हो तो वो एक आपके और आपके पार्टनर का क्वालिटी टाइम होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सुपर गोल्डन रूल है। यस एक्चुअली जी, तो थैंक यू सो मच आद्या जी, आपने इतनी अच्छी रिलेशंस की परिभाषा हमें बताई है और इतना इजी वे में हमें समझाया है। मुझे लगता है शायद शादी के इतने सालों बाद एक रिलेशनशिप को मैं नए नज़रिए से देख रही हूँ। तो थैंक यू सो मच आज आने के लिए और अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू, मुझे खुद भी इतना अच्छा लगा आके, और जितने पेशेंटली आपने मुझे सुना है, जितनी एनर्जी के साथ आपने मुझे सुना है, इट्स माइंड ब्लोइंग, और आपके सवाल बहुत अच्छे थे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। टुडेज आउटफिट क्रेडिट गोज टू क्लोरा। अगर आपको भी ये कॉर्ड सेट अच्छा लग रहा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। आई होप हमारे ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। रिलेशनशिप्स को देखने का, सुनने का, समझने का एक नज़रिया चेंज हुआ होगा। तो अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।